First, a quick check on sound and video. If you can use the chat box and let us know if you can hear me and see me both, and then we'll start talking about the agenda of today's session, or maybe next 3 or 4 weeks. So you should be able to hear me and see me. I can see one message. Yes. Perfect. All right. So very, very good evening, all of you. First of all, a big thank you again for being with us this time on an evening session, for an evening session. And let us very quickly talk about what are we going to do today. Why do we do these live sessions? So now by now what we assume is, ये मैं assume कर रहा हूँ, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने कोर्स अभी भी नहीं किया है, उनके बारे में मैं बात करूंगा, बट बाय नाउ आई अज्यूम कि आप कोर्स का एटलीस्ट 50% हिस्सा कर चुके हो. तो आप में से कितने लोगों ने 50% पार्ट कर लिया है? जिन्होंने नहीं किया है वो या तो यस या नो एक बार लिख दें, सो दैट वी अंडरस्टैंड वेयर वी आर एज अ क्लास. ये बैच हम कहाँ पर हैं उससे मुझे समझ पड़ेगा. सो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग थिंग्स टुडे, तो मैं उन सब चीजों का भी ध्यान रख रहा हूँगा. तो आप में से कितने लोगों ने 50% एटलीस्ट डाउ थ्योरी तक कहाँ पहुंच गए हैं, डाउ थ्योरी बेसिक समझ लिया है? तो मैं कुछ यस भी देख रहा हूँ काफी सारे, और मैं कुछ नो भी देख रहा हूँ. परफेक्ट. ऑल राइट. सो पहले तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट उनसे करते हैं जिन्होंने अभी तक सेशन पूरा देखा नहीं है, मतलब एटलीस्ट 50% भी नहीं देखा. तो उन सबको पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं किया और आप पैसे दे चुके हैं, नेचुरली क्योंकि आप पैसे दे चुके हैं तभी आपके पास कोर्स है, और अब तो वो जो 7 डे मनी बैक गारंटी है वो भी खत्म हो चुकी है. तो आपका क्या नुकसान हो सकता है अगर आप कोर्स ना करें? तो एक बार देख लेते हैं, बिकॉज वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर ईयर्स नाउ, फॉर डिकेड्स, मोर देन अ डिकेड नाउ. एंड आई थिंक अगर आप कोर्स को सीरियसली नहीं ले रहे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. कितना बड़ा नुकसान हो सकता है मैं नंबर्स में बताना चाहूंगा, क्योंकि नंबर्स में एक बार देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा विश्वास होता है कि करना चाहिए. तो एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं. तो आई विल शेयर माय स्क्रीन. हियर इट इज. तो व्हाइट बोर्ड भी ओपन कर रहा हूं. आई विल आल्सो ओपन एन एक्सेल शीट. फिर मैं ये भी बात करूंगा कि हम करने क्या वाले हैं अब इन सेशंस में, ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं, उन सब के ऊपर भी बात करेंगे. बट सबसे पहले मैं जूम कर रहा हूं, सबके स्क्रीन पे एक्सेल शीट आ गई है. आई विल आल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ द कैमरा. हियर इट इज. तो सबसे पहले क्या समझते हैं कि आपने जब कोर्स किया तो आपने नियरली 20,000 रुपीज कोर्स के लिए पे कर दिए हैं. अगर आपने वेबिनार ऑफर में लिया है तो मे बी 15,000 पे किए हैं. बट लेट अस अज्यूम कि आपने 20,000 रुपीज कोर्स के लिए पे कर दिए हैं, और लेट अस अज्यूम आप जो हैं वो 30 ईयर्स के हैं और यंग हैं, तो और ज्यादा नुकसान होने वाला है, बट मान लेते हैं आप 30 ईयर्स के हैं. अब आपको ये सोचना है, अगर आपने कोर्स देख के कोर्स नहीं किया तो उससे अच्छा आप कोर्स ना लेते और इंडेक्स फंड ही ले लेते, मतलब निफ्टी खरीद लेते. क्योंकि हम तो ये बार बार बोलते ही हैं कि यार कुछ नहीं कर रहे तो इंडेक्स तो एटलीस्ट ले ही लो. अगर आपने सोचिए 30 की एज में 20,000 का इंडेक्स खरीद लिया होता, और 30 साल बाद जब आप 60 ईयर्स के होते, तो हमारा ये पैसा 20,000 कंपाउंड होते रहता. कितना हो जाता एक बार देख लें. वैसे तो मेरे को पता है कि अगर आप कोर्स नहीं करते तो पहले आप इंडेक्स फंड नहीं खरीदते, और खरीद भी लेते तो आप शायद 30 ईयर्स होल्ड नहीं करते. बट अगर आप 30 ईयर्स होल्ड करें तो कितना हो जाता है एक बार देख लें जरा. 15%. नंबर ऑफ पीरियड्स 30 ईयर्स, फ्रॉम द एज ऑफ 30 टू 60. पीएमटी 0, बीच में कोई अमाउंट नहीं डाला, और प्रेजेंट वैल्यू आपने 20,000 रुपीज डाल दी. तो जितने भी लोग ये बार बार बोलते हैं हाँ 20,000 का कोर्स किया, अभी देखा नहीं, अभी देखेंगे, उनको मैं ये बता रहा हूं कि 20,000 का कोर्स नहीं है. ये कोर्स की वैल्यू आती है 13,24,000. तो ये कोर्स की वैल्यू 20 हजार कुछ है नहीं, 13 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है आपका. और 13 लाख का नुकसान कब हुआ है? आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोर्स 20,000 का नहीं है, 13.24 लाख का है. तो क्या आप 13.24 लाख देख के अभी भी कोर्स देखना नहीं चाहते? नंबर 1. नंबर 2, दूसरा मैं आपको ये गारंटी कर सकता हूं कि आपके मन में अगला क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि अगर यार ये 13.24 लाख बनने ही वाले थे तो कोर्स किया ही क्यों, इससे अच्छा इन्वेस्ट ही कर देते. एकदम वैलिड क्वेश्चन है.
तो ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि पूरा कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया है। मेन इंटेंशन कोर्स का ये है कि आप जो 13.24 लाख कमाते बाय द टाइम यू रिटायर एट 60, ये कोर्स करने के बाद उससे आप मल्टीपल टाइम्स ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। तो ये मेरा प्रॉमिस है कि वेल्थ क्रिएट कर लेंगे, लेकिन कोर्स पूरा करना ये आपकी जिम्मेदारी है। सो मेक श्योर कि आप सब लोग कोर्स देखना स्टार्ट करें। आपके कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है। 1 साल के बाद भी हमारे तरफ से आपको एक मैसेज आएगा कि आप एक्सटेंड करने के लिए एक छोटा सा अमाउंट देके आप एक्सटेंड कर सकते हैं। बट मैं हमेशा बोलता हूं, अगर जो एक्सटेंड के बारे में सोच रहे हैं इसका मतलब तो आप बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो सबसे पहले तो ये हम मेरे को बताना था कि कोर्स की वैल्यू 13,24,000 है। अच्छा, अब हमने ये कोर्स सेशन, ये लाइव सेशन क्यों किए? लाइव सेशन करने का सबसे बड़ा रीजन है कि अधिकतर लोगों का क्या प्रॉब्लम है, कोर्स करने के बाद भी 59% करने के बाद भी वो एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ जाते हैं। पहले आपको एनालिसिस पैरालिसिस अलग टाइप का था, भाई कुछ नहीं आता था तो क्या करें, आज डिसीजन क्या लेना चाहिए। आज आपका कोर्स करने के बाद अलग टाइप का एनालिसिस पैरालिसिस है। क्या एनालिसिस पैरालिसिस है कोर्स करने के बाद? कि बहुत कुछ आ गया है, कि आपको ये भी पता लग गया है पी नाम की चीज होती है, एक पता लग गया मार्केट कैप बाय जीडीपी भी होती है, ग्रेट स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बैलेंस शीट, ये सब इनकम स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, ये भी हमने सीखा। अब प्रॉब्लम ये है कि एक पी रेशियो है, एक अर्निंग एनालिसिस है, एक डाउ थ्योरी है, एक इंडिविजुअल स्टॉक है। तो इतना सब करने के बाद आप करें क्या? तो मोस्टली आप लोग सब एनालिसिस पैरालिसिस में पड़ गए होंगे। तो मेरा आज का इंटेंशन क्लास का बहुत लाइट रखेंगे आज की क्लास को। वी आर गोइंग टू मीट फॉर अबाउट 4 वीक्स, 1.5 घंटा हर फ्राइडे को हम मिलेंगे। पहला हफ्ता जो आज है वो हम बहुत लाइट रखेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि कोर्स करने के बाद आपको एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट जो आपने कोर्स में सीखा, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 30-40% ऑफ द कोर्स, उससे लेके आज हम इंप्लीमेंट कैसे कर दें उसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई पूरा कोर्स, अच्छा नेक्स्ट 2 सेशंस में हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछने के लिए फॉर्म देंगे। आप क्वेश्चंस अपने पूछ पाएंगे, मेरे पास वो क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको रीड करके आंसर करूंगा। बट आज की क्लास में मैं क्या कर रहा हूं, बहुत कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब कि भाई सभी का क्वेश्चन है कि मैंने इतना सब सीख लिया तो फिर बताओ आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या? अब मुझे तो क्या लगता है, हमने कोर्स डिजाइन इसीलिए किया था कि कोर्स करने के बाद आप आंसर कर सकें कि फिर बताओ आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या। लेकिन होता क्या है, कोर्स करने के बाद भी, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी सब लोग मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए कि नहीं। तो इस एनालिसिस पैरालिसिस को खत्म करने के लिए कुछ चीजें आज समझते हैं। जैसे मैंने बोला, आज की क्लास इज गोइंग टू बी कंप्लीटली रिवीजन, सिर्फ रिवीजन है, मैं नया कुछ सिखाने वाला नहीं हूं। नेक्स्ट 3 क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ग्रेट कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उस काम को जो आपने कोर्स में सीखा उससे ज्यादा आसान करने की कोशिश करेंगे। उनको आइडेंटिफाई कैसे करें वो भी बात करेंगे, और उनको वैल्यू कैसे करें। जैसे आप लोगों ने, कई लोगों ने जिन्होंने इंडिविजुअल स्टॉक सीख लिया है, उन्होंने थोड़ा बहुत ये देखा है कि डीसीएफ नाम की चीज होती है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से पता करते हैं कंपनी सस्ती है या महंगी है, बट कई बार वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो मैं इसको कुछ ज्यादा ही इजी कर दूंगा अगले 3 क्लासेस में। अगले 3 क्लासेस में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और उस पढ़ाई को जो हमने क्लास में की थी उसको कुछ ज्यादा ही इजी करने की कोशिश करेंगे। बट आज की क्लास में हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर कुछ भी बात नहीं कर रहे। आज हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडर मार्केट के बारे में बात करेंगे। यानी इन जनरल मार्केट जो है वो सस्ती है कि महंगी है, इन सब चीजों के जो आप कोर्स में कर चुके हैं। बट लेट अस रिवाइज और एनालिसिस पैरालिसिस खत्म करके आज इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबका यही आता है कि आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे समझ नहीं पड़ता कि कोर्स करने के बाद ये क्वेश्चन क्यों आता है कि आज इन्वेस्ट कर देना चाहिए क्या। मुझे बताइए, अगर आपका कोई रिलेटिव आता है, क्योंकि आपने काफी कुछ कोर्स कर लिया है, तो कोर्स के बाद अगर आपका रिलेटिव आपके पास आए और पूछे कि फिर बताओ आज इन्वेस्ट कर दें क्या, तो सबसे मैं पहले चाहता हूं आप लोग चैट बॉक्स पे लिखना स्टार्ट करें। क्या लिखना स्टार्ट करें कि भाई आज इन्वेस्ट कर दें क्या। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कोर्स खत्म होने के बाद, आप मुझे क्या जवाब देंगे? अगर मैं आपको बोलूं शुड आई इन्वेस्ट टुडे, आज क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे टुडे।
क्या कर सकते हैं? हाँ ना, या आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कईयों ने बोला है नो, कईयों ने बोला है यस। तो ये सारे यस और नो वाले आंसर जो है वो गलत हैं, सबको याद होना चाहिए। कुछ लोग सही आंसर लिख रहे हैं, तो मैं सबको चांस दे रहा हूं, याद करिए। आप जो बोल रहे हैं यस नो, ये सब गलत है। अगर आप यस नो बोल रहे हैं तो आप अभी भी कभी भी डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं कर पाएंगे। आपको मेरे से ये पूछना चाहिए था फॉर व्हाट, और बहुत लोग लिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि काफी लोग लिख रहे हैं कि एक्चुअली क्या कुछ करना चाहिए, फॉर व्हाट, किसके लिए। अगर आज कोर्स करने के बाद आपके मन में आए तो आपने पूछा भाई कर देना चाहिए क्या, तो मैंने बोला किसके लिए। अगर तो आप बोलते कि लेस देन 5 इयर्स में मेरे को कोई पैसा चाहिए, बस तब तक मुझे पैसा पार रखना है, 2 साल बाद किसी की एजुकेशन आने वाला है, 3 साल बाद किसी की मैरिज का खर्चा आने वाला है, तो बताइए एनालिसिस पैरालिसिस खत्म करते हैं। जो खर्चे आपके नेक्स्ट 5 इयर्स में आने वाले हैं, क्या वो पैसा आज मेरे को स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए? तो चैट बॉक्स पे आप लोग मुझे यस और नो करके बताएंगे। तो मुझे पता है आप में से काफी लोगों को ये आंसर्स आते हैं, बट जैसे मैंने कहा आज के क्लास में हम अधिकतर रिवाइज करने वाले हैं। तो हमने बोला हाँ, जो 5 साल के अंदर चाहिए वो स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए, पैसा कहां डालना चाहिए, डेट फंड में ही डालना चाहिए। जिनको डेट फंड में कंफ्यूजन हो, उन्होंने अभी लास्ट का कोर्स का पार्ट नहीं किया जहां पे हमने डेट फंड के बारे में बात की है। तो डेट फंड मतलब हम 2 ही टाइप के डेट फंड में पैसा पार करते हैं, एक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में और दूसरा शॉर्ट टर्म डेट फंड में। ये 2 ही टाइप के डेट फंड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट डेट फंड और शॉर्ट टर्म डेट फंड। अगर आपको याद हो, अगर आप कोर्स कर चुके हैं तो उसमें हमने लिक्विड फंड्स की बात भी की है। अभी प्रॉब्लम क्या है, जब से ये फ्रैंकलिन वाला केस हुआ, अगर आपको पता हो, जहां पे डेट फंड्स ने डिफॉल्ट किया, डेट फंड्स में कईयों का पैसा थोड़ा कम हो गया, उसके बाद डेट फंड्स जो है वो इतना रिस्क फ्री हो गए हैं, मतलब इतना रिस्क फ्री नहीं बोलूंगा, इतना कम रिस्क लेते हैं कि उन्होंने आज का जो अल्ट्रा शॉर्ट है उसको उस टाइम के लिक्विड फंड्स की तरह मैनेज करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अल्ट्रा शॉर्ट में पहले क्या करते थे, आरबीआई बॉन्ड्स कभी नहीं रखते थे। अल्ट्रा शॉर्ट में अधिकतर क्या करते थे, वो बॉन्ड्स रखते थे जो 6 महीने में मैच्योर होने वाले हैं, 1 साल में मैच्योर होने वाले हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में भी कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये जो मैं बोल रहा हूं वो ज्यादा आपको तब समझ पड़ेगा जब आप ये करने के बाद अपना बॉन्ड का सेक्शन करेंगे, डेट फंड्स का सेक्शन करेंगे, जो कोर्स के एकदम एंड में है। तो ये सेशन जो आप कर रहे हैं वो आज देख तो रहे हैं, साथ में ये रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। आई एम अज्यूमिंग टीम अगर कंफर्म कर सके, टीम आर वी रिकॉर्डिंग दिस, ये हमको कंफर्मेशन चाहिए। इफ समवन कैन कंफर्म दिस फॉर मी ऑन द चैट बॉक्स, सुजान या विश्वनाथ, अगर आप एक बार चैट बॉक्स पे लिख दें यस, तो हमको समझ पड़ जाएगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो है वो रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो आप आज के बाद भी चाहे तो बाद में भी देख सकते हैं। ये इनका लिंक आपके व्हाट्सएप मैसेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। तो हमने बोला पहले जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती थी वो अधिकतर लिक्विड फंड्स वगैरह में ही पैसा, लिक्विड फंड्स वाला ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में होता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल डेट फंड्स जो हैं वो काफी कम रिस्क लेते हैं। तो आजकल के जो अल्ट्रा शॉर्ट हैं वो पहले के लिक्विड हो गए हैं, और आजकल के जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं वो पहले के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड हो गए हैं। तो विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्स, जिन लोगों ने वो पार्ट अभी कोर्स में नहीं किया, आपको याद रहना चाहिए कि अगर हमको डेट फंड में पैसा पार्क करना है तो हम डेट फंड में 2 ही जगह पे पार्क करते हैं, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड, और कोई जगह पे हम पैसा पार्क नहीं करते अगर मुझे डेट में पार्क करना होता, अनलेस अनटिल मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट्स वगैरह बहुत हाई है, उसको अभी भूल जाते हैं। अच्छा, ये कौन से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में, जैसे आपको एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म, आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म, इन जगहों पे कर सकते हैं। मैं इनका नाम क्यों ले रहा हूं, ताकि कोई हमको एनालिसिस पैरालिसिस ना हो। अगर मुझे पैसा डेट में पार्क करना है तो नेचुरली मैं कहां करूंगा, सिर्फ एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट, आईसीआईसीआई शॉर्ट टर्म डेट। आप चाहें तो अलग कंपनियों के शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं क्या दिखाना चाहता हूं, मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि आजकल जो डेट फंड्स हैं उन्होंने अपना रिस्क कैसे कम कर लिया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, वैल्यू रिसर्च जैसी साइट पे जाते हैं, और वैल्यू रिसर्च जैसी साइट पे जाके, वैल्यू रिसर्च जैसी साइट पे जाके हम डालेंगे कोई शॉर्ट टर्म या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। तो इधर लिख दिया मैंने अल्ट्रा शॉर्ट, तो यहां पे आ गया एचडीएफसी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। उसके नीचे जाएंगे, टॉप होल्डिंग्स देखेंगे,
टॉप होल्डिंग्स देखेंगे और टॉप होल्डिंग्स में देखेंगे क्या क्या पड़ा है, देख सकते हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर आरईसी, पावर फाइनेंस, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, फिर रिलायंस जियो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मैं आपको ये टॉप होल्डिंग्स देख के ये बता रहा था दिखा के कि पहले जो लिक्विड फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करते थे, आजकल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ने भी कर लिया है। क्यों? क्योंकि सब रिस्क एवर्स हो गए हैं, क्योंकि बीच में फ्रैंकलिन जैसा केस हो गया था। इसलिए द न्यू लिक्विड फंड इज एक्चुअली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, एंड द न्यू शॉर्ट टर्म फंड, न्यू अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड इज टुडेज शॉर्ट टर्म डेट फंड। अब जब आप शॉर्ट टर्म डेट फंड लें तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, मतलब जैसे पहले हम जो लिक्विड में पार्क करते थे, अब वो आप अल्ट्रा शॉर्ट में पार्क करेंगे। जो पहले जो हम अल्ट्रा शॉर्ट में करते थे, वो अब हम किस में करेंगे? वो अब हम कर देंगे शॉर्ट टर्म डेट फंड में कर देंगे। अब शॉर्ट टर्म डेट फंड जब लेने जाएंगे तो कैसे देखें? ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा काम करना है। कोई भी आपने शॉर्ट टर्म डेट फंड खोला, जैसे से एचडीएफसी या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड, आपने ये ओपन किया, बस यही देखना है कि नीचे टॉप होल्डिंग्स में देखी कि एक्सपोजर टू वन पेपर इज नॉट मोर देन 4 और 5%। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे गए तो यहाँ पे पहली चीज क्या पड़ी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर कितने एसेट्स पड़े हैं? 8.77%। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इतने चिंता की बात नहीं है। फिर सेकंड भी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थर्ड भी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर ये कोई अलग से कंपनी है मान लेते हैं, या वेदांता अलग से कंपनी है, उसका एक्सपोजर कितना है? 2.45%। नेशनल बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का कितना है? 4.08। किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में 4-5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो, क्योंकि अगर 4-5 से ज्यादा है और वो कंपनी कोलैप्स होती है तो हमारा एक बड़ा चंक हिस्सा थोड़ा सा लॉस में जा सकता है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड शॉर्ट टर्म डेट फंड लेंगे, इधर लिख देता हूं, पैसा कहां पार्क करेंगे? वेल डाइवर्सिफाइड शॉर्ट टर्म डेट फंड में पार्क करेंगे। लेकिन पता कैसे करेंगे ये वेल डाइवर्सिफाइड है? बस टॉप होल्डिंग्स में देखेंगे और बोलेंगे भाई एक्सपोजर टू वन पेपर इज मोर देन, अगर एक ही कंपनी में 10% है तो क्या समझेंगे? अगर समझिए एक ही कंपनी में 10% है तो क्या समझेंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इस कंपनी को कुछ हो गया तो मेरे शॉर्ट टर्म डेट में अच्छा खासा कट आ सकता है। तो हमने बोला जो लिक्विड में करते थे वो शॉर्ट टर्म में कर देंगे, जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में करते थे वो आज शॉर्ट टर्म डेट फंड में कर देंगे। तो इधर ऐसा लिख लेता हूं, अगर मैंने गलत बोला हो तो। लिक्विड फंड में जो करते थे वो किस में करेंगे? अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। जो अल्ट्रा शॉर्ट में पहले करते थे वो अब किस में करेंगे? शॉर्ट टर्म डेट फंड। यही दो हमारे फंड्स हैं जिसमें हम पैसा पार्क करने वाले हैं। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि बसवराज सर ने क्वेश्चन पूछा है व्हाई नॉट लिक्विड फंड्स। तो अभिषेक कुमार सर ने बोला है क्रेडिट रेटिंग का क्या बॉन्ड्स का। तो देखिए, जब आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं जिनकी रेटिंग अच्छी हो, क्योंकि अल्ट्रा शॉर्ट का मतलब भी क्या है कि आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब भी क्या है कि जल्दी निकाल सकते हैं। जितने लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होंगे उनमें यह डर होता है कि बीच में डिफॉल्ट ना हो जाए, इसलिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेट फंड ज्यादा लोअर क्रेडिट रेटिंग के बॉन्ड्स में कभी इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, इसलिए आपको वो देखने की जरूरत नहीं है। अब बसवराज सर का क्वेश्चन था व्हाई नॉट लिक्विड फंड्स, तो क्यों नहीं? तो पहले समझते हैं, इसके लिए वापस जाते हैं अपने हम जाएंगे अपने वैल्यू रिसर्च पे, और वैल्यू रिसर्च पे जाके देख लेते हैं लिक्विड फंड्स क्या हो गया है। उन्होंने रिस्क कुछ ज्यादा ही कम कर दिया है, और रिस्क बहुत कम करने की वजह से क्या होता है? रिटर्न भी बहुत कम हो जाता है। जैसे यहां पर हम आए और यहां पर देखा, ये देख रहे हैं एचडीएफसी लिक्विड फंड। तो एचडीएफसी लिक्विड फंड में लास्ट 1 ईयर का रिटर्न कितना होगा? 3.36% होगा। तो हम कई बार बोलते हैं ये कुछ ज्यादा ही रिस्क एवर्स हो गया है, रिटर्न कुछ ज्यादा ही कम हो गया है। मतलब इसमें टॉप होल्डिंग्स में देखेंगे तो कोई जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकतर पैसा वहां पड़ा होगा। अगर आप जाके देखेंगे से इन अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इनका भी रिटर्न कम हो गया होगा। क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि भाई अब तो सभी ने रिस्क कम कर लिया और बैंक के रेट भी क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में गए तो 1 ईयर का रिटर्न क्या हो जाएगा? करीब 4% हो जाएगा। और शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाएं, हियर इट इज, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में जाएं तो यहां पे गए तो हम इधर कर लेते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म डेट फंड। यहां पर गए तो इनका रिटर्न 4.63 हो जाएगा।
इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लिक्विड में करने की जरूरत नहीं है, अब हम अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट टर्म डेट में ही करेंगे। तो पहला क्या खत्म किया, एनालिसिस पैरालिसिस। जो पैसा 5 साल के अंदर चाहिए था वो तो हमने यहीं पे पार्क कर दिया। अच्छा एक और चीज बताइए, क्या सबसे पहली जब मुझे पैसा डेट में पार्क करना होता है, डेट का मतलब जहां पे मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं होती, मतलब उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं होता, तो क्या सबसे पहले मेरे को अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेट पार्क करना चाहिए, या उससे पहले भी कोई ऐसी जगह आती है जहां मैं पैसा पार्क कर सकता हूं? तो मैं जानना चाहता हूं तो अभिषेक सर, यस दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सेइंग लिक्विड नहीं, अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट टर्म डेट फंड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो मैं पैसा डेट में पार्क करना चाहता हूं, सीधा मैं डेट फंड में करूं, या उससे पहले कोई ऐसी जगहें हैं जहां मैं पैसा पार्क कर सकता हूं बिफोर गेटिंग इनटू दिस? तो मैं हमेशा बोलता हूं सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कोशिश करनी चाहिए, अगर पैसा पीपीएफ में पड़ा है और आप पार्क करने ही वाले हैं, तो बताइए पीपीएफ बेटर है या शॉर्ट टर्म डेट फंड बेटर है? आप में से कोई बताना चाहेगा, क्या पीपीएफ बेटर है या शॉर्ट टर्म डेट फंड बेटर है? मैं बैंक को शॉर्ट टर्म डेट फंड से बेटर नहीं मानता क्योंकि उसमें टैक्सेशन का प्रॉब्लम है, लेकिन पीपीएफ बेटर है या शॉर्ट टर्म डेट फंड बेटर है? तो इसका आंसर क्या है, पीपीएफ। तो कई लोग अगर पीपीएफ से पैसा निकाल के शॉर्ट टर्म डेट फंड में डाल रहे हैं तो वो नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, पीपीएफ को भरना है। जब पीपीएफ भर जाए उसके बाद क्या करना है, अगर पैसा सेफ जगह पे पार्क करना है, तो जैसे अगर आपके पेरेंट्स बड़े हैं या आप खुद सीनियर सिटीजन हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी भी आ सकती है। वहां पर भी लिमिटेशन क्या है, 15 लाख से ऊपर नहीं डाल सकता। तो पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को भी क्या कर दीजिए, एक्सप्लॉइट कर लीजिए। जब आपके पास जो पैसा है पीपीएफ में जो डाल सकते हैं वो डाल दिया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो डाल सकते हैं वो डाल दिया है, उसके बाद भी जो पैसा बचता है वही पैसा हम कहां डालने वाले हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म डेट फंड में। ऐसा नहीं है कि पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को भर नहीं रहे हैं और यहां पे पैसा भरते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया उसके लिए जो 5 साल के अंदर है। अब समझिए कोई ऐसा गोल है जो 10 साल से दूर है, 10 साल से दूर है। तो मैंने बोला अच्छा 10 साल से दूर है तो यहां तो स्टॉक मार्केट में करना चाहिए। तो मैंने बोला कौन सा गोल है? आपने बोला इंपॉर्टेंट गोल है। इंपॉर्टेंट गोल मतलब किसी की एजुकेशन है, किसी की मैरिज है, किसी का रिटायरमेंट है। तो आप में से कई लोगों ने, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ये कैलकुलेट, या वे वंदना भी हो सकता है, एब्सोल्युटली भरत सर का कोई एकदम वे वंदना भी हो सकता है। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वे वंदना, पीपीएफ, फिर हम डेट फंड की तरफ आ जाएंगे। अब मैंने बोला लाइफ में इंपॉर्टेंट गोल्स हैं मेरे, और इंपॉर्टेंट गोल्स जो हैं वो मेरे को नेचुरली स्टॉक मार्केट से पूरे करनी चाहिए, और 10 साल से ऊपर है तो इसका मतलब हमको क्या करना चाहिए, इंडेक्स फंड में करना चाहिए इंपॉर्टेंट गोल। लेकिन क्या आज स्टार्ट कर दूं? तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्या कैलकुलेट कर लिया, लेट अस अज्यूम मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि आज मेरा बच्चा पढ़ने जाता तो 10 लाख रुपए का खर्चा होता, बट वो आज पढ़ने जा नहीं रहा। वो कब पढ़ने जाएगा, 12 इयर्स बाद पढ़ने जाएगा। तो मैंने हिसाब लगाया 6% से अगर ये बढ़ते गया तो कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपीस का हो जाएगा। अब ये 20 लाख रुपए का हो जाएगा 12 साल बाद, क्योंकि इन्फ्लेशन डबल हो जाएगा। उसके लिए मैंने क्या कैलकुलेट कर ली, एसआईपी कैलकुलेट कर ली। तो एक्सेल पे गया और यहां पे करते हैं इक्वल टू पीएमटी, मैं कितने रुपए हर महीने डालूं कि 20 लाख बन जाएगा, से 15% से प्लान कर लिया, डिवाइडेड बाय 12। 10 साल हैं, सॉरी 12 साल हैं, 12 इंटू 12, प्रेजेंट वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 0, और फ्यूचर में कितना चाहिए, 20 लाख रुपीस, क्योंकि इन्फ्लेशन डबल हो जाएगा। तो एसआईपी का अमाउंट कितना आ गया, 5000 रुपीज। तो मुझे बताइए अगर एसआईपी का अमाउंट आ गया 5000 रुपीज, तो गुप्ता सर ने लिखा है चेक पी ऑफ द इंडेक्स एंड ओनली देन इन्वेस्ट। क्या ये ट्रू है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई सर ने, गुप्ता सर ने लिखा है कि अगर एसआईपी करनी है तो कितने की कैलकुलेट हो गई, 5000 रुपीज की कैलकुलेट हो गई। तो 5000 रुपीज की कैलकुलेट करने की हो गई सिर्फ, तो क्या आज चालू करना चाहिए या कुछ चेक करना चाहिए? क्या पी चेक करनी चाहिए, क्या मार्केट कैप बाय जीडीपी चेक करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? तो जितने भी लोगों ने पहले यस लिखा था, नहीं कुछ चेक नहीं करना चाहिए, कब करेंगे, स्टार्ट टुडे। इनफैक्ट हमने लिखा हुआ है, ये एनालिसिस पैरालिसिस की रीजन नंबर 1 है आपका। आपने
पहले तो क्या गड़बड़ की अभी कोर्स करने के बाद, कई लोगों ने अभी तक अपना फाइनेंशियल प्लान ही नहीं बनाया कि मुझे हर महीने कितने रुपए डालने चाहिए ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो ये आपका पहला है। तो मैं क्या चाहता हूं, अब सब लोग क्या करेंगे, पहला असाइनमेंट कहीं नोट करिए सब लोग, क्योंकि हमारा लाइव सेशन का आइडिया क्या है कि आप इंप्लीमेंट कर सके। आज का असाइनमेंट नंबर 1, सब लोग मुझे क्या बताएंगे, नेक्स्ट क्लास तक आपका असाइनमेंट है कि आपके लाइफ के क्या क्या गोल्स हैं, और वो गोल्स को अचीव करने के लिए आपको आज कितनी की एसआईपी चालू करनी चाहिए। अगर वो 10 साल से ऊपर है तो सब पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ये तो एक हो गया। और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद क्या बोलेंगे, आज ही स्टार्ट करो, स्टार्ट टुडे, चेक नथिंग, कीप मॉनिटरिंग। हम ये बार बार बोलते थे, स्टार्ट टुडे, चेक नथिंग, कीप मॉनिटरिंग। इन तीनों का मतलब क्या है, आज ही स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है। जो वेट करते रहेंगे उनका क्या प्रॉब्लम होता है, हमने कोट बोला था अगर किसी को याद हो तो, मोर मनी इज लॉस्ट इन द एंटिसिपेशन ऑफ द फॉल रादर देन द फॉल इटसेल्फ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 6 महीने पहले कैलकुलेट करके बैठ गए थे कि एसआईपी इतने की करनी चाहिए, लेकिन अभी तक चालू नहीं की है, क्योंकि आप क्या सोच रहे हैं, गिरेगी तो चालू करेंगे। एक बार लिख दीजिए आप में से, मुझे पता है कोई इसमें कुछ गलत नहीं है लिखने में, यस नो। हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम आपको रियलाइज कर सकें कि कैसे स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है, गलती नहीं करनी है। तो असाइनमेंट ये है, सब लोग अपने अपने गोल्स के हिसाब से क्या चालू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एसआईपी कितनी है। मतलब आपका रिटायरमेंट, ये क्लास नंबर 2 में सिखाया है हमने। तो अगर आप लोगों ने एसआईपी कैलकुलेट करके भी चालू नहीं की है तो सीरियस प्रॉब्लम है। आप तो वेट ही करते रहेंगे, आप तो हमेशा ही बोलते रहेंगे कि मार्केट गिरेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, और आपको लगता है गिरेगी तो आप इन्वेस्ट करेंगे, गिरेगी तो आप इतना घबरा जाएंगे कि उल्टा बोलेंगे अब तो पता नहीं कोविड आने वाला है, अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, चालू नहीं होगा। तो हमने बोला स्टार्ट टुडे, चेक नथिंग, कीप मॉनिटरिंग। अच्छा, अब मैं हाउ टू इवेल्युएट एग्जिस्टिंग एसआईपी में बात करूंगा, लेकिन अब जो स्टार्ट टुडे है वो मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आज स्टार्ट कर लेना चाहिए, और मैं आपको कुछ नंबर्स दिखा के आपको कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि आज स्टार्ट करिए, अभी भी करिए, लेट भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, उसके लिए कुछ नंबर्स आपको सिखा रहा हूं। तो आप सबको क्या लगता है, सबका यही तो रीजन है ना इन्वेस्ट करने का, कि भाई जब गिरेगी तो अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सेंसेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं, तो समझते हैं सेंसेक्स के अच्छे लेवल कौन से होते हैं। तो यहां पे मैंने मैक्सिमम कर लिया। तो मुझे बताइए, इस पूरे रीजन में, मैं आपके सामने सेंसेक्स और निफ्टी का, ये सेंसेक्स का मैंने चार्ट खोला हुआ है जो आज 59,000 चल रहा है। आप मुझे बता सकते हैं इस पूरे रीजन में आपको क्या लगता है वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग कब हो सकता था इंडिया में, लास्ट 10 15 20 सालों में? कोई आप में से मुझे बताना चाहेगा? मुझे मैं असाइनमेंट रिपीट करूंगा राव सर, लास्ट में भी करूंगा। मेरे को ये बताइए, लास्ट 17 18 19 20 इयर्स में वन ऑफ द वर्स्ट डेज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग क्या हो सकता था? कोई आप में से कोई मुझे ये चार्ट को देख के बता सकता है कि वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स टू इन्वेस्ट कब हो सकता था, क्या डेट हो सकती थी हमारी? तो संतोष सर ने एक डेट लिखी है, मैं चाहता हूं सभी लोग इसके बारे में सोचिए। वन ऑफ द वर्स्ट डेज टू इन्वेस्ट, वर्स्ट डेज इन्वेस्ट करने का कौन सा हो सकता था? तो मैं हमेशा बोलता हूं ये रहा 2008, 1992 भी हो सकता था, बट 2008 तो सबसे वर्स्ट डे ही है। तो आप चेक करते हैं जिन्होंने 2008 से एसआईपी चालू करी उनका रिटर्न है कितना आज, क्योंकि ये सबसे खराब जगह है। सब लोग डेट नोट कर लीजिए, मैं ज्यूम कर रहा हूं, सबको दिख रहा है कि जनवरी 2008 था ये, 4 जैन 2008, जो वन ऑफ द वर्स्ट डेज था इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट 21,000 पे पहुंच गई थी, वहां से गिर के 8,000 पे भी आई थी। ये लीमन क्राइसिस से पहले की बात है। तो कैलकुलेट करते हैं कि अगर किसी ने यहां चालू किया होता तो कितना होता, एक बार देखें। मैं कैलकुलेट करके नंबर्स दिखा रहा हूं। यस, कई लोग बोल रहे हैं देयर इज नो वर्स्ट डेट, लेकिन नंबर्स में देख लेते हैं। तो मैं निफ्टी 20 का चार्ट ओपन कर रहा हूं, तो ये देखिए निफ्टी 20, वैल्यू रिसर्च पे दिखाया, निफ्टी 20 का चार्ट ओपन किया। यहां पर देखिए इधर लिखा है ट्रेलिंग, रोलिंग, डिस्क्रीट पीरियड और एसआईपी रिटर्न। तो मान लेते हैं हमने एसआईपी स्टार्ट करी, इधर लिख दिया एसआईपी रिटर्न। कौन से डेट से स्टार्ट करी? 1 जैन 2008, इधर लिख लेते हैं 1 जैन 2008 से लेके आज तक क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, अगर हम इतने पीरियड से इन्वेस्ट कर रहे हैं 2008 से 2022 तक, तो कितना पैसा बन गया होगा, एक बार देख लें। तो ये देखिए, इसमें मैंने क्या दिखाया है
कि आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हर महीने, सिर्फ एसआईपी रिटर्न है, मंथली एसआईपी आपने हर महीने इन्वेस्ट किए जनवरी 2008 से। आज कितने पीरियड हो गए हैं देख लीजिए। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो गया है, स्क्रीन पे देखिए, मैं यहां पे लेके आ रहा हूं। अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया है 1,69,000। मतलब कितने महीने हो गए बता सकते हैं मेरे को? चैट बॉक्स पे कोई लिख के बता सकता है? जनवरी 2008 से स्टार्ट किया था, जनवरी 2028 तक 1000 रुपीज हर महीने डाले, इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है? 1,69,000 हो गया है। तो आप मेरे से कोई बता सकता है मेरे को कि कितने पीरियड्स हो गए, कितने महीने हो गए डालते हुए? 169। 1,69,000 जो डाले थे वो आज कितने हो गए हैं? वो बन गए हैं आज 4,79,000। सब लोग नोट कर लीजिए, सॉरी आज बन गए हैं 4,93,000। 4,93,000। चेक करें अगर किसी ने ये इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना होता। एक्सेल पे जाते हैं, यहां पे लिखते हैं इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए? 169 मंथ्स। पीएमटी कितनी थी? 1000 रुपीज हर महीने डाले। प्रेजेंट वैल्यू कितना था? 0, 1 रुपया भी नहीं डाला। और फ्यूचर में कितना हो गया? 4,93,000 समथिंग, 4,93,000 ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करेंगे तो क्या पता लगेगा? एंटर करेंगे तो पता लगेगा कितना रिटर्न आ गया। तो रिटर्न कितना आ गया ये देखिए, यहां दिखा रहा है 1%, मैं इसको डेसिमल प्लेसेस पे एडजस्ट कर रहा हूं तो ये दिखा रहा है रिटर्न है 1.11%। बताइए ये 1.11% मेरा एनुअल रिटर्न है या मेरा मंथली रिटर्न है? मुझे चैट बॉक्स यूज करके बताइए। ये जो 1.11% रिटर्न आ गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये कैलकुलेशन सबको क्लियर होगी, एटलीस्ट उन लोगों को क्लियर होगी जिन्होंने कोर्स की सेकेंड मॉड्यूल कर लिया है। अगर सेकेंड मॉड्यूल कर लिया है तो मैंने बताया 1,69,000 डाला और 169 पीरियड्स के लिए हर महीने 1000 रुपीज, 493 बन गया। ये पैसा कितना बन गया? 1.11% का रिटर्न मिला मंथली। तो एनुअली कितना मिला कोई बताएगा? एनुअली करने के लिए या तो आप 1.11 इंटू 12 कर दीजिए, बट रियल लाइफ में क्या 12 करना चाहिए? नहीं, कंपाउंडेड है तो एक्चुअली इंटू 12 से हल्का सा ज्यादा होगा। बट जस्ट टू मेक थिंग्स इजी, कैलकुलेशन इजी, अभी 1.11 इंटू 12 ही कर लेते हैं। तो किया तो कितना आ गया? 13.32%। एक्चुअली 13.32 से ज्यादा होगा क्योंकि मैंने 1.1 को कंपाउंड नहीं किया, मैंने क्या माना है? 1.1 1.1 1.1 इंटू 12 कर दिया है, लेकिन एक्चुअली वो थोड़ा सा कंपाउंड हो रहा होगा। तो कितने लोगों को यह समझ पड़ा कि लगभग जिन्होंने जनवरी 2008 में एसआईपी चालू करी थी, जनवरी 2008 जो वन ऑफ द वर्स्ट डेज था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर उस दिन भी एसआईपी चालू कर दी होती तो रिटर्न करीब 13.5% था। 13.32 से हल्का सा क्या ज्यादा। जितने लोगों को समझ पड़ा एक बार यस लिख दीजिए। मुझे पता है पढ़ा है, बट आई वांट टू बी मेक श्योर कि इंटरेक्टिव हो ताकि मुझे पता लगते रहे, आपका फीडबैक मिलते रहे। तो 13.5% का रिटर्न था। अब लेकिन क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में? ये आता है कि चलो 13.5 था ये तो है, लेकिन अगर नीचे किया होता तो कितना अच्छा रिटर्न आ जाता। क्योंकि अगर जनवरी 2009 में करते तो जब मार्केट नीचे थी तो कितना अच्छा रिटर्न हो जाता, वो चेक करते हैं। जनवरी 2009, सब लोग नोट कर लीजिए, जनवरी 2009 में मार्केट देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। जनवरी 2009 में मार्केट जो है करीब करीब 8000 पे आ गई थी। अब किसी ने अगर इस दिन एसआईपी चालू की होती तो क्या रेट होता, कोई बताना चाहेगा? अगर इस दिन एसआईपी चालू की होती जनवरी 2009, दिस वाज द बेस्ट डे, क्योंकि मार्केट कितने पे थी? 8000, और आज कितने पे है? 57,000। एक बार चेक करते हैं, अगर इस डेट को किया होता तो कितना होता। वापस वैल्यू रिसर्च की साइट पे गए, इस बार जनवरी 2008 के बजाय क्या किया? जनवरी 2009। जनवरी 2009 करके 12 महीने कम हो गए, तो वो जो 169 मंथ्स थे, वो जो 169 मंथ्स थे वो एक्चुअली 169 मंथ्स नहीं रहेंगे। तो ये देख लीजिए कितने मंथ्स रहेंगे? 157। 157 क्यों रहेंगे? 157 इसलिए रहेंगे क्योंकि 12 महीने आपने कम इन्वेस्टमेंट किया। आपने जनवरी 2008 में स्टार्ट नहीं किया, जनवरी 2009 में स्टार्ट किया। तो कितना और इन्वेस्टमेंट हो गया? 1,57,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, और वो आज पैसा कितना बन गया? 4,22,103 बन गया। एक बार चेक करें उसका CAGR कितना होता है। तो ये देखिए इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए? 157। पीएमटी 1000 रुपीज डाले, प्रेजेंट वैल्यू 0, फ्यूचर वैल्यू 4 लाख कितना था हमारा, एक बार देख लेते हैं।
फ्यूचर वैल्यू था 4,22,000, तो इधर लिख लेते हैं 4,22,000 समथिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, 1 दिखा रहा है, डेसिमल प्लेसेस पे एडजस्ट किया, कितना आ गया 1.12। मतलब मुझे बताइए तो पूरे साल का क्या हो जाता 1.12 इंटू 12, तो क्या हो जाता 13.4। तो अगर वर्स्ट डे पे चालू करते तो 13.3, बेस्ट डे पे चालू करते तो कितना होता 13.4। तो मैं ये कैलकुलेशन क्यों दिखा रहा था कि अगर आप में से कई लोग एनालिसिस पैरालिसिस में कहां पढ़े हैं, कईयों ने तो फाइनेंशियल प्लान ही नहीं बनाया। अब वो क्यों नहीं बनाया मुझे पता नहीं है, तो मैं बोल रहा था आपका असाइनमेंट ही ये है कि अगर अभी तक नहीं बनाया तो क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे के सेशन से पहले सब अपने अपने प्लान बनाएंगे। क्या प्लान बनाएंगे, पेपर पे लिखेंगे मेरे पास क्या, मेरा गोल्स क्या क्या है, रिटायरमेंट, एजुकेशन, मैरिज, और इनको कितना कितना पैसा चाहिए होगा, उसके लिए मैं कितना कितना सेव करना स्टार्ट करूंगा, हर महीने कितने कितने रुपए डालूंगा ताकि ये मेरे गोल पूरे हो जाए। तो असाइनमेंट हो गया। और दूसरा, जब ये नंबर आ जाए, समझिए नंबर आया कि 20,000 रुपीज हर महीने चालू करना चाहिए टू अचीव दिस गोल्स, तो कब चालू करना है, आज ही चालू करना है, वेट करने वाले हम नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई। लेकिन किसके लिए वेट नहीं करना है, अगर एसआईपी चालू करनी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं नहीं, ना ही मेरे को 5 साल के अंदर चाहिए, ना ही मेरे को 10 साल बाद कोई इंपॉर्टेंट गोल के लिए चाहिए, मेरे को 10 साल बाद पैसा चाहिए, लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए चाहिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए चाहिए। मतलब विनय सर हेलो, किशोर सर ने लिखा है डू वी इन्वेस्ट इन निफ्टी फॉर एवरी गोल, तो आई थिंक ईदर निफ्टी एटलीस्ट इंपॉर्टेंट गोल। अगर आप इंपॉर्टेंट गोल कर रहे हैं तो या तो सिर्फ निफ्टी, या धीरे धीरे अब हम बोलने लग गए हैं निफ्टी 500 भी चल जाएगा। निफ्टी 500 का प्रॉब्लम क्या था, इसका फंड का साइज एयूएम क्या था, बहुत छोटा। निफ्टी 500 और निफ्टी 50 में कोई फर्क नहीं है, और वैल्यू रिसर्च जैसी साइट पे जाके आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा निफ्टी 500। तो निफ्टी 500 जब जाएंगे तो एक ही फंड का निफ्टी 500 आता है, विच इज मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500। यहां पर गए और यहां पे आपको दिखेगा कि इसका जो एयूएम है वो अभी भी छोटा है, करीब 252 करोड़ से। 400 करोड़ के ऊपर हम थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो लेकिन ये 252 करोड़ है, तो भी चल जाएगा, स्टार्ट करना है तो कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी 500 कोई डिफरेंट चीज नहीं है, क्योंकि निफ्टी 500 में क्या होगा वो देखिए। निफ्टी 500 में लिखा होगा कि इसके अंदर कितने परसेंटेज जायंट है, जायंट जो है, जायंट मतलब निफ्टी 50, 60% निफ्टी 50 है, 18% क्या है जूनियर निफ्टी है, लार्ज मतलब 51 to 100, और 21-22% क्या है मिड एंड स्मॉल कैप है। तो आप ऐसा भी ले सकते हैं निफ्टी 500। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं या इंटरेस्टिंग बात बोल रहा हूं कि कई लोग चेंज करते हैं। yes, this session is being recorded and you will get the link on the WhatsApp group as well, तो वो होगा। इनफैक्ट मैं तो कई बार बोलता हूं ये सेशन करना है, फिर कोर्सेस करने हैं, फिर कोर्स करने के बाद फिर से सेशन करना है, ये लाइव सेशन, उससे आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बट आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी लाइट, हम सिर्फ रिवाइज ही कर रहे हैं। आगे वाली क्लासेस में हम इंडिविजुअल स्टॉक में डिटेल में जाने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैं कुछ बताऊंगा कि क्या करके आना है अगले हफ्ते। अच्छा, मैं जो इंपॉर्टेंट बात बोल रहा था, एक होता है निफ्टी 50, ये कौन सी कंपनीज हैं, द टॉप 50 कंपनीज। एक होता है नेक्स्ट 50, तो इधर लिख लेते हैं नेक्स्ट 50, ये कौन सी कंपनीज हैं 51 to 100। एक होता है मिड कैप 150, ये भी अलग से होता है, ये होती है 101 to 250। एक होता है स्मॉल कैप 250, स्मॉल कैप 250 मतलब 251 to 251 to 500। और इन सबको लेना हो तो क्या होता है निफ्टी 500। निफ्टी 500 इज 50 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 250, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। अब अगर आपको निफ्टी 500 लेना है तो आप सिर्फ निफ्टी 500 भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं जो 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था निफ्टी 500 में, उसमें से 60 रुपीज मैं कहां डालूंगा, मैं डाल दूंगा निफ्टी में। 20 रुपीज कहां डाल दूंगा मैं नेक्स्ट 50 में, और 20 रुपीज में कहां डाल दूंगा मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में। ऐसा भी किया जा सकता है, 60-20-20 करेंगे तो भी घूम के एक ही बात हो गई,
निफ्टी 500 इज अ मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप मतलब बड़ा छोटा, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी सब है। कौन कौन से हैं? निफ्टी के तो बहुत सारे फंड है, मैंने आपको बता दिए, यूटीआई निफ्टी, एचडीएफसी निफ्टी, आईसीआईसीआई निफ्टी। नेक्स्ट 50 के कौन से हैं? नेक्स्ट 50 के सबसे पॉपुलर हैं आईसीआईसीआई नेक्स्ट 50 या यूटीआई नेक्स्ट 50। मिड कैप और स्मॉल कैप के कौन से हैं? सिर्फ मोतीलाल ओसवाल के ही हैं। तो 150 मिड कैप, 150 इंडेक्स फंड, ये किसका आता है? मोतीलाल ओसवाल का आता है। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, वो भी किसका आता है? स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड मोतीलाल ओसवाल का आता है। निफ्टी 500, ये भी किसका आता है? मोतीलाल ओसवाल का आता है, राइट। तो अभी हम बैंक बीस की बात नहीं कर रहे, अभी हमने बोला था जैसे विनीत सर ने बोला है व्हाट अबाउट बैंक बीस। तो आप जब कोर्स कर रहे हैं तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने एक्चुअली कोर्स ध्यान से सुना है। जब हम सेक्टर रोटेशन की बात कर रहे हैं उसमें हमने रीसेंट सेक्टर रोटेशन डाला हुआ है। रीसेंट सेक्टर रोटेशन के टॉपिक में कोई बताना चाहेगा? आज हम वो बताएंगे नहीं कि हमने कैसे बोला, वो आप वापस उन सेशंस में जाके देख सकते हैं रिकॉर्डेड में। लेकिन मुझे लास्ट बताइए, लास्ट सेक्टर रोटेशन अपडेट हमने कब किया है? लास्ट सेक्टर रोटेशन अपडेट हमने दिसंबर 2020 में डाला है। दिसंबर 2020 में क्या हम बोल रहे हैं बैंक बीज लेना चाहिए? तो मुझे बता दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को वो याद है या वो पार्ट किया हुआ है। तो क्या हम दिसंबर 2020 में सेक्टर रोटेशन में क्या बैंक बीज बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। कौन से दो सेक्टर बोल रहे हैं? मुझे आप में से कोई लिख के बता सकता है कौन से दो सेक्टर बोल रहे हैं? दिसंबर 2020 में हमने सेक्टर रोटेशन की बात की है, तो मुझे उन दो सेक्टर्स का नाम चाहिए। हमने दिसंबर 2020 में सेक्टर रोटेशन का वीडियो डाला हुआ है, तो वो कौन से दो सेक्टर हैं? वो दो सेक्टर अगर नाम किसी को याद नहीं है तो प्रॉब्लम है। इंफ्रा एंड मेटल, अर्जन सर ने एकदम बोला है, एकदम सही। इंफ्रा एंड मेटल इंडेक्स की बात की है, जाके चेक करिए कि हमने क्यों बोला है। और इंफ्रा तब से कितना बढ़ गया है, किसी को आइडिया है? दिसंबर 2020 में जो हमने वीडियो डाली है तब से इंफ्रा कितना बढ़ गया है, देखते हैं एक बार। तो इंफ्रा पहले, सॉरी इंफ्रा नहीं मेटल, इंफ्रा नहीं मेटल, मेटल कितना बढ़ गया है? तो ये जितने भी लोग बोल रहे हैं एनर्जी आईटी, नहीं, ये आपके इस कोर्स के अंदर है। दिसंबर 2020 का आर्टिकल, एक वीडियो डाली हुई है, उसमें हमने इंफ्रा और मेटल बोला है। और मेटल तब से करीब करीब 100% बढ़ चुका है। तो अब जो है वो आपको इंफ्रा पे मैं अभी भी फोकस कर रहा हूं। तो आई थिंक इंफ्रा इज द सेक्टर जो आज भी हम फोकस कर रहे हैं। मेटल अब शायद इतना नहीं, क्योंकि मेटल काफी बढ़ गया, 100% बढ़ गया है उतने पीरियड में। ऑलराइट, अच्छा अब मैं क्या बोल रहा था, एक और समझते हैं। लेस देन 5 इयर्स क्या करना है, वो समझ पड़ गया। 10 साल से ऊपर जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं उनका क्या करना है, वो भी समझ पड़ गया, कोई एनालिसिस पैरालिसिस नहीं है। 10 साल से ऊपर जो पैसा है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डालना है। अब बताइए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो पैसा डालना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो पैसा डालना है वो 10 साल से ऊपर मेरे को समझिए नहीं चाहिए। तो क्या आज में डाल दूं? तो आज में क्या डाल दूं, उसके लिए आप मेरे को क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे? 10 साल बाद वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए पैसा डालना है, तो क्या आज में डाल दूं? तो मैं चाहता हूं कोई भी एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए। अगर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में डिसीजन लेना है तो डिसीजन कैसे लेंगे? आप बताइए कैसे डिसीजन लेंगे? मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बात करूंगा, अभी मैं इंडिविजुअल स्टॉक की बाद में बात करूंगा। एज पर डाउ थ्योरी, एब्सोल्युटली। तो रूल नंबर 5 डाउ थ्योरी में, रूल नंबर 5 क्या लिखा था मुझे बता सकते हैं? रूल नंबर 5 डाउ थ्योरी में एक पॉइंट लिखा था हमने, फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देयर आर ओनली 2 ways टू बाय, ओनली 2 conditions टू बाय। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए बाय करने के सिर्फ 2 ही कंडीशन होते हैं। ये हमने जानबूझ के लिखा है, सिर्फ 2 ही होते हैं। 2 ही लिखने से क्या फायदा होता है? कभी कंफ्यूजन ही नहीं होता कि आज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो 2 कंडीशन कौन सी हैं, कोई बता सकता है मेरे को? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बाय करने के सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं। वो 2 तरीके कौन से होते हैं, कोई आप में से बताना चाहेगा? आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो 2 ही तरीके कौन से होते हैं बाय करने के? एक तरीका होता है जब पी एंड ईजीआर, अगर मार्केट गिर रही है उस दिन की पी रेशियो और अर्निंग ग्रोथ रेट, अर्निंग्स भी कम है, पी भी कम है, अगर दोनों कम है तो क्या करना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। अगर या ना बाय कर पाए तो बताइए दूसरा तरीका बाय करने का क्या होता है? एक तरीका क्या होता है,
पी और अर्निंग दोनों नीचे आ गई तो हम बाय कर लेंगे। इसके हिसाब से हमने कब बाय किया है? 24 मार्च 2020 में हमने बाय किया है। 24 मार्च 2020 में बाय किया है जब पी और ईजीआर दोनों लो थे। अगर उस दिन नहीं कर पाए तो बताइए फिर कब बाय कर सकते हैं? तो डाउ बोलता है या तो पी और अर्निंग नीचे आ जाए या फिर तब बाय करो जब प्राइस रीसेंट टॉप से कहां निकल जाए? ऊपर निकल जाए, वरना बाय नहीं करना है। तो अभी पहले समझते हैं 24 मार्च को हमने क्या देख के बाय किया था। तो 24 मार्च को हमने पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं पी रेशो क्या चल रही होगी। तो उसके लिए कौन सी देखते हैं? 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, 10 साल की गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। इधर लिख लेता हूं मैं 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड इंडिया। यहां पे गए और यहां पे देखा कि भाई क्या चल रहा है 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। तो ये देखिए कितनी चल रही है, 6.620। 6.620 का मतलब है कि आज अगर मैं सरकारी बॉन्ड में 100 रुपए डालूं तो साल के एंड में मेरे को 6.6 मिलेंगे। इन टैक्स वैक्स लगेगा, टैक्स वैक्स को भूल जाइए, टैक्स हर एक चीज पे लगेगा। मान लेते हैं 100 लगा के कितने मिलेंगे? 6.6। तो बैंक में पैसा रखने की या सबसे रिस्क फ्री जगह पे पैसा रखने की, रिस्क फ्री मतलब आरबीआई बॉन्ड सबसे रिस्क फ्री है, आरबीआई बॉन्ड में रिस्क फ्री जगह पे पैसा रखने की पी रेशो कितनी चल रही है? कोई बता सकता है मेरे को? चल रही है 100 डिवाइडेड बाय 6.6, यही चल रही है। इसका मतलब अगर 15 की पी रेशो आ जाए, 15 की पी रेशो, तो 15 के नीचे क्या करना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने तो कब किया था? 24 मार्च। तो यहां पे जाते हैं और यहां बोलते हैं भाई हमको तो 24 मार्च 2020 का डेटा चाहिए। तो यहां पे जा रहा हूं, चेंज कर रहा हूं और इधर कर देते हैं 1 जैन या मार्च 2020। तो मार्च 2020 कर देते हैं, यहां से लेके यहां तक अप्रैल तक कर लेते हैं और फिर करते हैं अप्लाई। तो यहां पे क्या मिल जाएगा? हमने जब किया तो मार्च, तो ये देखिए 24 मार्च ये कितना चल रहा था? 20 मार्च को 6.259, 20 मार्च को कितना चल रहा था? 6.259। बीच में कितना गया था? 6.125। मार्च में कितना गया था? 6.09। तो मैं जब 24 मार्च को देख रहा था तो मैं 6.259 सोच रहा था। तो उस दिन मैंने क्या सोचा था? 24 मार्च 2020 को मैंने हिसाब लगाया था कि अगर मैं 100 रुपीज बैंक में रखता हूं तो मेरे को कितने रुपए मिल रहे थे? 6.25 मिल रहे थे। तो उसके हिसाब से मुझे पता लगा था कि अगर 16 की पी रेशो के आसपास आएगा तो मैं क्या कर लूंगा? बाय कर लूंगा। 16-17 के आसपास आएगा, इसीलिए 24 मार्च को हमने बाय किया था, क्योंकि पी रेशो एक बार 17 से क्या आ गई थी? 17 के आसपास, और इसलिए हमने बाय किया था। अब मैं इसको आपको खोल के दिखा रहा हूं charting.com पे, और अब आप मेरे को बताएंगे कि अगर ये देखिए charting.com का चार्ट है, जितने लोगों ने डाउ थ्योरी किया है उनको ज्यादा समझ पड़ेगा, जिन्होंने डाउ थ्योरी नहीं किया है कोई बात नहीं, ये सेशन देखने के बाद जरूर डाउ थ्योरी का सेशन देख लीजिएगा कोर्स के अंदर। ये लास्ट 3 इयर्स का हमारा चार्ट है। लास्ट 3 इयर्स के चार्ट में ये मैंने वीकली रेंज कर लिया है, क्लोजिंग प्राइस लगा दिया है, वीकली क्लोजिंग। ये था हमारा 24 मार्च 2020। 24 मार्च 2020 को मेरे को बाय करना चाहिए था। ये मेरे को कैसे पता लगा? क्या सिर्फ पी रेशो देख के पता लग गया या कुछ और भी देखा होगा? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या सिर्फ पी रेशो देख के पता लग गया या कुछ और भी देखा होगा मैंने 24 मार्च को? यहां पे इसकी डेट भी नोट मिल जाएगी आपको। एग्जैक्ट डेट देखें तो ये रहा 30 मार्च या उससे पहले 24 मार्च। तो क्या सिर्फ पी रेशो देख के डिसाइड किया होगा या और भी कुछ देखा होगा? तो मैं यहां पे साथ साथ ओपन कर लेता हूं nseIndia.com, और भी देखा होगा। और वो क्या देखा होगा? अर्निंग ग्रोथ रेट भी देखी होगी। तो ये देखिए, पहले तो मैं यहां जा रहा हूं, एनएससी की साइट पे जाऊंगा, एनएससी की साइट पे जाके प्रोडक्ट से इंडिसेस से हिस्टोरिकल डेटा से पी रेशियो, और पी रेशियो में हमने निफ्टी की डेट डाल दी, विच इज हमने बोला कि हमको 1 जैन या मार्च कर लेते हैं 2020,
से लेके 2021 तक कर लेते हैं, हमको डेटा चाहिए। तो मैंने उस दिन का क्या देखा होगा, पी रेशो का डेटा देखा होगा। पी रेशो का डेटा देख के मेरे को पता लगा होगा कि 24 मार्च को पी रेशो कितनी आ गई है, 17। 23 मार्च को कितनी आ गई है, 17.15। ये वो पॉइंट है जहां मैंने बाय क्या क्या किया होगा। मैंने क्या क्या चीजें देखी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने देखा था पी रेशो कितनी चल रही है, 17 के आसपास, तो काफी लो चल रही थी। फिर मैंने मार्केट कैप बाय जीडीपी देखी होगी, वो भी कितना चल रहा था, 0.5 के आसपास। फिर मैंने अर्निंग ग्रोथ रेट देखी होगी। अर्निंग ग्रोथ रेट, तो पहले तो एक बार समझते हैं, अर्निंग ग्रोथ रेट का मतलब अर्निंग देखना नहीं होता। अर्निंग ग्रोथ रेट देखने का मतलब आज की अर्निंग पिछले 4-5 साल के हिसाब से, 2 साल के हिसाब से कितनी चल रही है। पहले सब लोग यस लिख दीजिए अगर आपको ये बात क्लियर है, क्योंकि एनालिसिस पैरालिसिस में बहुत होता है, लोग बोलते हैं अर्निंग देखनी है। अर्निंग नहीं देखनी है, अर्निंग का ग्रोथ रेट देखना है। और अर्निंग का ग्रोथ रेट कैसे देखते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक एक्सेल शीट आपके पास कोर्स में है, अर्निंग एनालिसिस नाम से। तो अर्निंग एनालिसिस की शीट ओपन कर रहा हूं और यहां पर मैं आपको हर साल की अर्निंग दिखा रहा हूं, हर साल की अर्निंग। ये मैंने क्या किया हुआ है, ईयर लिखा हुआ है, उस दिन निफ्टी का प्राइस कितना था वो लिखा हुआ है, उस दिन निफ्टी की पी कितनी थी वो लिखी हुई है। तो फिर क्या निकाल लिया मैंने, अर्निंग। अर्निंग कैसे निकालते हैं, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग इज इक्वल टू पी रेशियो। तो मेरे को पता है अर्निंग इज इक्वल टू क्या करूंगा, प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। प्राइस मतलब निफ्टी का प्राइस कितना था, निफ्टी की वैल्यू वो लिख ली। पी रेशियो निफ्टी की कितनी थी वो लिख ली। निफ्टी का प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी की पी रेशियो निकाल के क्या मिल गई, अर्निंग। तो यहां पे एक्सेल शीट पे लिखा हुआ है, हर साल का डेटा दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2020 मार्च में जा रहा हूं। ये 2020 मार्च का है, 31 मार्च का है, 24 का नहीं है, 31 का है। 20th मार्च 2020 को 30th मार्च 2020 को पी चल रही थी 19.38, प्राइस चल रहा था निफ्टी का 8597। तो अर्निंग कितनी चल रही थी, अर्निंग इज इक्वल टू प्राइस डिवाइडेड बाय पी रेशियो। अर्निंग कितनी चल रही थी, 443। तो पहले तो मुझे त्रिभुवन सर ये एक्सेल शीट आप लोगों के पास है, हमारी टीम को पूछेगा, टीम अगर कईयों को पता नहीं है कि एक्सेल शीट कैसे देखनी है उनके कोर्स कंटेंट में, तो आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हैं कि वो कैसे देखनी है। ये शीट आपके पास है, सबके पास है। अच्छा, अब मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, 2020 में मार्च में अर्निंग चल रही है 443, तो क्या ये अर्निंग हाई चल रही है, लो चल रही है? तो मुझे आप में से कोई बता सकता है कैसे पता करें कि ये अर्निंग हाई चल रही है या लो चल रही है? कोई कोर्स को रिवाइज कर सकता है, कब पता लगता है कि अर्निंग हाई है, कब पता लगता है अर्निंग लो है? तो जब मैंने 2020 की अर्निंग देखी होगी तो मुझे पता लगा होगा ये 443 चल रही है। मेरे को ये भी पता लग गया P17 चल रही है। तो मैंने एक तो देख लिया P17 है, साथ में मेरे को ये भी देखना है कि अर्निंग लो है कि नहीं, क्योंकि अगर अर्निंग भी लो है, अगर अर्निंग भी लो है और पी भी लो है तो क्या होगा, एक बार सब रिवाइज कर लें, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अगर ये समझ पड़ जाए तो लाइफ इजी हो जाती है। क्या, कोई भी चीज का प्राइस दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक उसकी अर्निंग और एक उसकी पी रेशियो। उस दिन प्राइस चल रहा था 8500, क्योंकि अर्निंग चल रही थी 443 के आसपास और पी चल रही थी 19 के आसपास। इजी करने के लिए लिख लेते हैं, ये 8000 चल रहा था, अर्निंग चल रही थी से 400 और पी चल रही थी 20। तो मैंने क्या सोच के इन्वेस्ट किया होगा, मैंने सोच के किया होगा हालत बहुत खराब है और हो सकता है आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट नीचे करके इकोनॉमी को बूस्ट करे कोविड के बाद, तो अर्निंग जो है 400 से कितनी हो जाएगी, 800 हो जाएगी, और पी शायद 20 से कितना हो जाएगा, शायद 20 का 20 ही रहेगा, या पी रेशियो 20 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बताइए, आफ्टर 5 इयर्स मैं ये अज्यूम कर रहा था कि आज जो अर्निंग 400 है वो 800 हो जाएगी। पहले तो मुझे ये बताइए, ये मैं कैसे अज्यूम कर रहा था कि अर्निंग 400 से 800 हो जाएगी? मैं क्यों बोल रहा हूं 5 इयर्स, क्योंकि हमारे इस थंबनेल का जो YouTube में वीडियो बनाई थी उसका थंबनेल था Why Nifty will be at 20,000? Why Nifty will be at 20,000 after 5 years? ये कितने लोगों को याद है? ये वीडियो का थंबनेल था कि 5 साल बाद Why Nifty might be
एट 20,000। तो ये हमने 5 इयर्स की बात क्यों की थी, पहले तो मुझे बताइए। क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा था कि भाई 1-2 साल जीडीपी ऊपर नीचे हो सकती है, लंबे समय में तो हर साल जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ेगी, 8% से। इन्फ्लेशन कितने से बढ़ेगा, 6% से। तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 14-15% से। और अगर आज कोई 400 रुपए की अर्निंग है तो 15% से अगर 5 साल तक बढ़ता रहे तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो मैंने तो ये ऐसे ही हिसाब लगाया था। मैंने ये मैं वापस पीछे जाके क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि अगली बार भी हो तो हमारी हिम्मत होनी चाहिए, इससे समझा रहा हूं। मैंने ये हिसाब लगाया था कि भाई आज अगर अर्निंग 400 है और वो हर साल 15% से बढ़ते रहे, तो बताइए, कहीं लोग कोई चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है, आंसर पता है आपको, लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूं। ये मैंने 15% कैसे बोला कि 15% बढ़ेगा, क्या 15% ग्रोथ अबव एवरेज है या नॉर्मल है या बिलो एवरेज है, पहले तो ये बताइए। जो मैंने अज्यूम किया 15% से बढ़ेगी, ये 15% अबव एवरेज है, बिलो एवरेज है या नॉर्मल है। दिस 15% ग्रोथ जो मैंने अज्यूम करी, वो नॉर्मल अज्यूम करी, अबव एवरेज नॉर्मल अबव एवरेज अज्यूम करी, या बिलो एवरेज अज्यूम करी, नॉर्मल अज्यूम करी। तो मैंने बोला 15%, 5 साल, पीएमटी 0, और आज की अर्निंग कितनी है, 400, तो फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, 800। तो मैंने तो बस यही हिसाब लगा लिया था कि ये अर्निंग 800 हो जाएगी 5 साल में, और पी रेशियो अगर 500 हो गई तो पी रेशियो भी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग एक्साइटेड हो जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई, तो अगर 30 चल रही होगी तो ये कितना होगा, 24,000। अगर 25 चल रही होगी, 20 चल रही होगी तो कितना होगा, 16,000। तो मैंने इसलिए बोल दिया था कि 5 साल में अगर इंडेक्स 20,000 पे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हमको नहीं पता था कि 2022 में ही वो 18,000 के आसपास आ जाएगी, ये नहीं पता था, क्योंकि जर्नी नहीं पता थी। अच्छा, अब मुझे ये तो पता लग गया था उस दिन कि पी रेशो लो चल रही है 17। ये कैसे पता लगा कि अर्निंग लो चल रही है, तो आप में से कोई बता सकता है मेरे को, ये कैसे कंक्लूड करते हैं कि अर्निंग आजकल लो चल रही है या अर्निंग ग्रोथ रेट आजकल हाई चल रही है, ये कैसे पता लगाते हैं, कैसे कैसे पता लगाते हैं कि अर्निंग ग्रोथ रेट आजकल लो चल रही है या अर्निंग ग्रोथ रेट आजकल हाई चल रही है। आप में से कोई बताना चाहेगा, कैसे पता लगाएंगे कि अर्निंग ग्रोथ रेट आजकल लो चल रही है या अर्निंग ग्रोथ रेट हाई चल रही है। लास्ट 5 साल की देख लेते हैं। हमने एक बार बोला था, बहुत ध्यान से सुनिए, हमने एक बार बोला था कि अगर लास्ट 5 इयर्स में अर्निंग ग्रोथ रेट 15% या 15% से ज्यादा है, 15% से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कोई आप में से बताना चाहेगा। लास्ट 5 साल में अगर अर्निंग ग्रोथ रेट 20%, 21% चल रही है 5 साल में, कैसे समझिए, 5 साल पहले चल रही थी 300, आज चल रही है 800, तो कैसे पता लगेगा ग्रोथ कितनी हुई है 5 साल में। एक्सेल पे जाएंगे, लिखेंगे इक्वल टू रेट, कितने साल हो गए, 5 साल, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी 5 साल पहले, 300, आज कितनी है, 800, तो ग्रोथ कितनी हुई, 22% पर एनम। अगर 22% पर एनम में हुई है लास्ट 5 इयर्स में, तो इसको हाई बोलेंगे या लो, पहला क्वेश्चन। और अगर हाई बोलेंगे या लो बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे, मेरा क्वेश्चन है आपसे, सब लोग मुझे समझा दीजिए। 22% को हाई बोलेंगे, लेकिन हाई क्यों बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ रही थी, 15% से। अगर जीडीपी 15% से बढ़ रही थी तो अर्निंग को भी 15% से बढ़ना था। अगर अर्निंग 22% से बढ़ रही है, इसका मतलब मार्केट महंगी हो गई है। फिर हम ये कब बोलते थे कि अर्निंग लो चल रही है, तो हम बोलते थे लास्ट 2 इयर्स में अगर अर्निंग ग्रोथ रेट फ्लैट है, अगर लास्ट 2 साल में अर्निंग ग्रोथ रेट क्या है, फ्लैट मतलब 0% के आसपास, तो इसको क्या बोलते थे हम कि जीरो चल, मतलब ग्रोथ बहुत लो चल रही है। तो यहां पर देखिए, एक्सेल शीट में देखिए कि अर्निंग कैसे चल रही थी। अर्निंग 2020 में 443, उससे पहले 400, उससे पहले 410, उससे पहले 394, उससे पहले 370। तो अगर मैं ये ग्रोथ निकालूं लास्ट 4-5 साल की, तो कितनी चल रही थी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो 2016 में अर्निंग चल रही थी 370 और 2020 में अर्निंग चल रही थी 443। तो ग्रोथ कितनी चल रही थी, एक्सेल पे 370 से 443 कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल टू रेट, इधर लिखा इक्वल टू रेट, नंबर ऑफ पीरियड्स 5, पीएमटी 0, स्टार्टिंग वैल्यू 370,
एंडिंग वैल्यू 443, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो कितने परसेंट से बढ़ रही थी? 4% से बढ़ रही थी। तो बताइए मेरे को मार्च 2020 में क्या कंक्लूड करना चाहिए था? पी तो लो ही चल रही थी, साथ में अर्निंग भी क्या चल रही थी? लो। तो क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं सब लोग कि उस दिन कैसे पता लगा कि लो चल रही थी? मैं अज्यूम कर रहा हूं सबको क्लियर है कि कैसे पता लगा। इसलिए मैं यहां पे जब आपको चार्ट दिखा रहा था तो क्या समझ पड़ना चाहिए? ये चार्ट देख के पता लगना चाहिए था कि इस डेट को हमको क्या करना चाहिए था? बाय। इस जगह पे क्या करना चाहिए था? बाय। अगर आपने यहां बाय कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बाय नहीं किया तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम 7 साल बैठे रहेंगे बाहर। तो मुझे बताइए, अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने बेस्ट पॉइंट पे बाय नहीं किया 24 मार्च को, तो क्या हम बाहर ही बैठे रहेंगे? नहीं, हम सेकंड एक पॉइंट ढूंढेंगे। सेकंड पॉइंट कौन सा होता है? डाउ थ्योरी में क्या बोलते हैं? ये बॉटम, ये क्या बन गया है? टॉप, ये क्या बन गया है? बॉटम। तो प्राइस जब अगले बॉटम से अगले टॉप से ऊपर गया तो क्या मानना चाहिए था? एक बार मुझे बता दीजिए क्या मानना चाहिए था इस जगह पे? ये जो मैंने क्रॉस डाला है उस जगह पे क्या मानना चाहिए था? प्राइस पिछले टॉप से ऊपर चले गया है, तो क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा। जिसने यहां नहीं बाय किया वो यहां बाय कर सकता है, जिसने यहां बाय नहीं किया वो इस टॉप के ऊपर जाने पे भी बाय कर सकता है, जिसने यहां बाय नहीं किया वो इस टॉप के ऊपर जाने पे भी बाय कर सकता है, जिसने अभी भी बाय नहीं किया तो वो इस टॉप के ऊपर जाने पे भी बाय कर सकता है। तो कितने एंट्री पॉइंट्स मिले थे आपको? आपको एंट्री पॉइंट्स मिला था एक एंट्री पॉइंट, दूसरा एंट्री पॉइंट, तीसरा एंट्री पॉइंट, चौथा एंट्री पॉइंट। उसके हिसाब से 100 करना चाहिए था, 50 करना चाहिए था, वो हमने डाउ थ्योरी में समझाया है, राइट? अच्छा, अब मेरे को ये बताइए ऐसे कितने लोग हैं यहां पर? आप में से कोई पहले वाले बैचेस के भी होंगे शायद, मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई पहले का बैच का भी होगा। कोई ऐसा है जिसने हमारे वीडियो के बाद अगर उस टाइम आपने कोर्स कर लिया था, अज्यूम कर लेते हैं अगर कोई है, उन्होंने 24 मार्च को बाय किया है? कोई मुझे बता सकता है आप में से? अगर यस कोई है तो दो आई अज्यूम की ये बैच अभी वाले मंथ के हैं, 2021 वाले हैं, आई थिंक अगस्त सितंबर एंड ऑल। बट क्या आप में से कोई ऐसा है जिन्होंने 24 मार्च 2020 को जब हमने वीडियो बनाई थी वहां पे बाय किया है? पहला तो क्वेश्चन ये है। तो दिनेश सर ने लिखा है यस। अच्छा, अब देखिए एक गलती तो क्या हो गई? एक गलती ये हो गई कि वहां इन्वेस्ट नहीं किया, वो एक गलती है। लेकिन जिसने किया है उसने दूसरी गलती क्या की है वो बताइए। तो बहुत लोग मैं देख रहा हूं, विनय सर ने लिखा है डेट, पंकज सर ने लिखा है किया है, सचिन सर ने लिखा है यूट्यूब वीडियो देख के किया था। तो अब मुझे यह पता करना है जिन लोगों ने किया था उनमें से कितने लोग अभी तक होल्ड कर रहे हैं? एक बार लिख दीजिए होल्ड। अभी तक कितने लोग होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने 8,000 पे बाय किया था, अगर आपने 8,000 पे बाय किया था और आज 18,000 चल रही है तो पैसा डबल से ज्यादा हो गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जितने लोगों ने, विनय सरनोला जान नहीं लगा पाए, दैट्स ओके, बट अगर आपने यहां इन्वेस्ट किया था तो कितने लोगों ने अब तक होल्ड किया है? जितने लोगों ने होल्ड किया वो लिख दीजिए, बाकी लिख दीजिए होल्ड नहीं किया, सेल कर दिया अगर लिखना चाहें तो। या तो होल्ड या सोल्ड, या तो होल्ड कर दीजिए या सोल्ड कर दीजिए, दोनों में से कुछ कर दीजिए। परफेक्ट। तो अब कई लोगों ने होल्ड भी किया है। तो आप ध्यान से देखिए, जिनको कोर्स में थे वो सीख के कैसे आपको पता करना चाहिए था कि आपको सेल नहीं करना है। क्यों सेल नहीं करना है? क्योंकि हम सेल कब करेंगे बार बता सकते हैं? जो हमने 24 मार्च को बाय किया वो कब सेल करेंगे एक बार बता दीजिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का पैसा है। मैंने आपको पूछा, बहुत ध्यान से सुनिए, अब मैं क्वेश्चन डिफिकल्ट कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग इसको आंसर कर सकते हैं। मैंने आपको पूछा आज बाय कर लेना चाहिए क्या? ये तो आपने बता दिया भाई 5 साल के नीचे है तो स्टॉक मार्केट में नहीं करना है, 10 साल से ऊपर इंपॉर्टेंट गोल है तो एसआईपी करनी है और आज चालू करनी है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है तो डाउ थ्योरी देख के बाय करना है। लेकिन अगर मैं आपको यह पूछूं कि मैंने जो 24 मार्च, बहुत ध्यान से सुनिए, 24 मार्च 2020 को बाय किया था उसको आज सेल कर देना चाहिए क्या? एक बार मुझे सब लोग आंसर करिए, उसको मुझे आज सेल कर देना चाहिए क्या? कोई आप में से बता सकता है क्या आज सेल कर देना चाहिए? बाय तो कर लिया, कब कब बाय कर लिया अज्यूम करते हैं, बाय हमने कर लिया यहां पे कर लिया, या इस पॉइंट पे कर लिया, या इस पॉइंट पे कर लिया, या इस पॉइंट पे कर लिया,
लेकिन अब मुझे सेल कर देना चाहिए क्या? अब मुझे सेल कर देना चाहिए क्या? तो अधिकतर लोग लिख रहे हैं नो। इसमें कोई बता सकता है कि ये नो में क्या गलत है? एक चीज कोई और ऐड करनी है आपको। आंसर हो सकता है नो ही है, लेकिन कुछ एक चीज ऐड करनी है। मैंने आपको बोला आज सेल कर देना चाहिए क्या, तो आपने सीधा बोल दिया नो। इसमें क्या गड़बड़ है? आपको नो नहीं बोलना है, आपको बोलना है फॉर व्हाट, किसके लिए। अगर मैं आपको बोलता कि सर मेरे को 2 साल बाद बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, तो करना ही पड़ेगा आज सेल, क्योंकि 2 साल के अंदर चाहिए तो स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की हो सकती है। अगर मैंने आपको बोला कि मैंने 10 साल की एसआईपी की थी, आज मेरा गोल पूरा ही हो जाता है, तो भी सेल कर देना चाहिए। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बोला आज सेल कर देना चाहिए क्या, तो भी क्वेश्चन क्या पूछना है अपने आप को, फॉर व्हाट, किसके लिए। अगर आपने बोला कि भाई ये मेरा इंपॉर्टेंट गोल था, बच्चे की एजुकेशन थी, तो मैंने बोला 5 साल के अंदर आने वाली है क्या, आपने बोला हाँ, तो मैंने बोला सेल कर दीजिए सर, क्योंकि मार्केट वापस 50% कब गिर जाए पता नहीं। अगर आपने बोला इंपॉर्टेंट गोल था और अब मैं महीने के महीने इन्वेस्ट करके मेरा पैसा इतना बढ़ गया है कि शायद मैं अगर आज पैसा निकाल के बैंक में रख दूं तो भी गोल पूरा हो जाएगा, तो भी सेल कर देना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, आपने 5,000 रुपए सिप करी थी 12 साल के लिए, ये सोच के कि 20 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर 10वें साल में ही, 9th ईयर में ही, 10th ईयर में ही ये 15 लाख बन गए हैं, तो क्या कैलकुलेट करना है कि आज ही 15 लाख को अगर बैंक में रख दें और वो पैसा महीने के महीने जोड़ते रहें तो क्या 20 लाख बन जाएगा? अगर बन जाएगा तो आज ही क्या करना है, निकालना है। तो फॉर व्हाट होना चाहिए था। तो अगर तो 5 साल के अंदर है, इंपॉर्टेंट गोल अचीव हो गया है, तो निकाल लीजिए। अगर मैंने बोला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो पैसा है वो आज सेल कर देना चाहिए क्या, अब बताइए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए जो पैसा है वो सेल कर देना चाहिए क्या? तो मुझे बताइए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सेल करने के कितने तरीके होते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सेल करने के कितने तरीके होते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सेल करने के कितने तरीके होते हैं? एक बार कोई चैट बॉक्स पे लिख के बता सकता है मेरे को, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में सेल करने के कितने तरीके होते हैं? एक ही तरीका होता है, दो तरीके नहीं होते, ओनली वन। एक तरीका क्या है, वुमेन मैगजीन वाला जो है वो सर ने लिखा है, अजीत सर ने, वो तो नो नथिंग इन्वेस्टर्स के लिए, जो इंटेंसिव प्रोग्राम कर चुके हैं उनके लिए सेल करने का सिर्फ एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है, व्हेन प्राइस गोज बिलो द रीसेंट बॉटम। जब तक प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे जाएगा नहीं तब तक हम कभी सेल करेंगे नहीं। तो यहां पे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं इस जगह पे विच इज चार्टिंग पे, तो कैसे समझ पड़ना चाहिए कि हमने अभी तक सेल क्यों नहीं किया जो हमने बाय किया है। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये रहा पहली लाइन, यहां बाय किया, यहां नहीं किया तो इसके ऊपर गया बाय किया। लेकिन अगर इसके नीचे जाता तो शायद हम बोलते कि ट्रेंड क्या हो गया है, रिवर्स। फिर उस दिन पी रेशो देख के डिसाइड करते कि सेल करना चाहिए कि नहीं। वो आप क्या करेंगे, जिन्होंने डाउ 3 नहीं किया वो देखेंगे। उसके बाद ये रीसेंट बॉटम है, उसके बाद ये रीसेंट बॉटम है। इसको रीसेंट बॉटम क्यों नहीं माना, क्योंकि शायद ये 4 वीक 4% में नहीं होगा। जो टर्शरी वेव्स होती है उनको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। और अब आपके लिए रीसेंट बॉटम ये हो गया है। तो पहले आज की क्लास में आपको क्या समझ पड़ना चाहिए, सबसे पहले ये समझ पड़ना चाहिए कि रीसेंट बॉटम पहले ये था, फिर ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। आपने नोटिस किया हायर बॉटम्स बन रहे हैं। पहले एक बार लिख दीजिए, सबको क्लियर है हायर बॉटम्स। क्या कभी भी प्राइस पिछले बॉटम से नीचे गया है? कभी नहीं गया। मतलब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड। डाउ थ्योरी में क्या सीखा था आपने, डाउ थ्योरी मार्केट क्या बनाते रहेगी, हायर बॉटम्स। जब तक मार्केट हायर बॉटम बनाते रहेगी हम सेल नहीं करेंगे। सबसे पहला तो ये बेसिकली हो गया। अच्छा, हाउ डू यू डिफाइन रीसेंट बॉटम, गुप्ता सर का, सुदीप्तो गुप्ता सर का मैसेज है। तो ये तो हमने डाउ थ्योरी की क्लास की है, इसलिए मैं बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो डाउ थ्योरी का सेशन करिए। उसमें हमने डिफाइन किया है कि ये 4%, ये कैसे बताते हैं कि ये बॉटम है और ये बॉटम नहीं है। और अब आपका रीसेंट बॉटम कौन सा होना चाहिए, कोई बता सकता है? तो मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग, जिनको अगर मैं ना बताऊं तो किसी को पता है रीसेंट बॉटम आजकल कौन सा चल रहा है वैल्यू वाइज। डज दिस अप्लाई फॉर स्टॉक्स? नो, दिस डज नॉट अप्लाई फॉर स्टॉक्स, इट अप्लाइज ओनली फॉर निफ्टी इंडेक्स फंड। डाउ थ्योरी सिर्फ निफ्टी इंडेक्स फंड पे ही करते हैं। तो मुझे बता सकते हैं अभी हमारा रीसेंट बॉटम कौन सा है?
किसके नीचे जाए तो हम मान जाएंगे कि गड़बड़ हो गई है, ट्रेंड क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। तो इधर जाइए और यहां पे देख लीजिए, ये रहा हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट, उसकी डेट नोट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 16,985, 16,985, इसका है 17,000, इधर का है 7। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट है 16,985, ये देख लीजिए, सीएल प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ये लिखा है। तो मैं इस पे लेके आया, जो लोएस्ट पॉइंट है, इसका लोएस्ट पॉइंट है 16,985। इसके नीचे जाएगा तब जाके हम बोलेंगे ट्रेंड क्या हो गया है, रिवर्स हो गया। अच्छा, अब मुझे बताइए, अगर अभी मार्केट 17,600 से गिर के 16,985 के नीचे चले जाता है, तो हम सब लोग क्या आंख बंद करके सेल कर देंगे? क्या हम सब लोग आंख बंद करके सेल कर देंगे? कोई आप में से बताना चाहेगा, क्या हम सब लोग आंख बंद करके सेल कर देंगे? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या हम सब लोग आंख बंद करके सेल कर देंगे? नहीं। क्या चेक करेंगे? 4 वीक्स नहीं वेट करेंगे। साजिद सर ने बोला 4 वीक्स वेट नहीं करेंगे, आंख बंद करके सेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? चेक पी करेंगे। तो उसमें क्या बोलेंगे, भाई जब प्राइस रीसेंट बॉटम से नीचे गया तो उस दिन पी कितनी है? आजकल पी की रेंज क्या होनी चाहिए हमारी? आजकल पी की रेंज होनी चाहिए लोअर साइड पे करीब 16, 15, 16, हायर साइड पे 31, 32। 31, 32 हायर है, 16 लोअर है। तो रेंज कैसे होनी चाहिए? तो देखिए मैं कैसे लिखता हूं, 16 + 5 21। तो लेस देन 21 को मैं क्या बोल देता हूं, लो। हमेशा आप कर सकते हैं +5 टू मेक इट इजी। 21 + 5 कितना हो गया? 26। अबव 26 जो होता है इसको क्या बोल देते हैं, हाई रेंज। 21 से नीचे होता है तो क्या बोल देते हैं, लो रेंज। और 21 से 26 के बीच में होता है तो क्या बोल देते हैं, मिड रेंज। तो पहले तो मैंने आज आपको बताया कि कैसे रेंज, याद दिला रहा हूं कैसे रेंज बनाते हैं। आज लोअर साइड हमारा क्या है, 16, हायर साइड क्या है, 32। अगर लोअर साइड 16 है तो कैसे पता लगे लो रेंज कौन सी है, +5 कर दीजिए। लेस देन 21 लो रेंज, 21 + 5 21 से 26 मिड रेंज, और 26 से ऊपर हाई रेंज। अब मुझे ये बताइए, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और रीसेंट बॉटम के नीचे गई, ये 16,985 के नीचे गई, उस दिन अगर पी रेशियो 27, 28 चल रही हो, तो बताइए क्या करेंगे? हाउ डिड आई अराइव ऑन 16, अभी बता रहा हूं। बट पहले मुझे बताइए, अच्छा पहले 16 कर लेते हैं, फिर मैं आंसर ये बताऊंगा ये आज क्या करना चाहिए। हाउ डिड आई अराइव ऑन 16? मैंने तो बस यही बोला है कि आज बैंक में 100 रुपीज लगा के 6 मिल रहे हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 16.6। तो 16 को मैंने क्या मान लिया है, लो रेंज। आप उसको 15 भी ले सकते हैं, आजकल थोड़ा 6.6 हो गया है तो 15 भी ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने 16 निकाला। एक बार आपको 16 पता लग गया तो बहुत ईजी है, 16 + 5 + 5, बस वो बना दिया। अगर पी रेशियो 27, 28 के बीच में होगा तो बताइए क्या करेंगे, 100% सेल कर देंगे, ये मानेंगे गड़बड़ हो गई है। अगर पी रेशियो इस दिन लेस देन 21 हो, जब ये नीचे जाए 16,985 के नीचे, तो बताइए क्या करेंगे? 16,985 के नीचे जाए और उस दिन पी रेशियो लेस देन 21 चल रही है, मतलब लोएस्ट रेंज में चल रही है, तो बताइए क्या करेंगे? अगर लेस देन 21 चल रही है तो आप में से कोई बताना चाहेगा, चैट बॉक्स पे लिख के बताइए। लेस देन 21, लेस देन 21 में कुछ भी नहीं करेंगे सर, 50% भी सेल नहीं करेंगे, डोंट सेल, क्योंकि मार्केट बहुत सस्ती आ गई है, वापस 21 के नीचे आ गई है, अब तो होल्ड करने का ही टाइम आ गया है। लेकिन अगर 21 और 26 के बीच में चल रही हो तो क्या करेंगे? जितना भी इन्वेस्ट किया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, जितना भी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में पैसा है उसका 50% सेल करेंगे। क्या एसआईपी स्टॉप कर देंगे अपनी? क्या एसआईपी स्टॉप कर देंगे लाइक इंपॉर्टेंट गोल की? क्या एसआईपी स्टॉप कर देंगे अपने इंपॉर्टेंट गोल की? अगर प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे आ जाए तो विल यू स्टॉप योर एसआईपी, यस या नो? क्या एसआईपी स्टॉप कर देंगे जब प्राइस रीसेंट बॉटम से नीचे आएगा? पहला क्वेश्चन नहीं। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जितना पैसा डाला था वो पैसा उसमें से 50% हम निकाल सकते हैं। तो अभी हम वेट कर रहे हैं, आज पी कितनी चल रही है वो देखिए। तो आज मैंने देखा तो पी कितनी चल रही है, तो इधर कर लेते हैं
2022 और 0101 से लेके हियर इट इज 1 जनवरी से लेके आज तक 2022 तक 2022 तक। तो पी रेशो कितनी चल रही है? पी रेशो आज चल रही है 24.29। अब वेट करते हैं, जब नीचे जाएगा तब देखेंगे पी रेशो कितनी होती है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा मार्केट का नीचे जाना। आसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे जाती है तो जितने भी लोग बाहर बैठे हुए थे 8000 को देखते देखते वो 18000 हो गया है। तो जैसे ही मार्केट नीचे जाती है ये लोग आते हैं और मार्केट को कहां ले जाते हैं? फिर से ऊपर ले जाते हैं। कितने लोग इससे रिलेट कर पाए जो मैंने बोला? क्योंकि ये कोर्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जब गिरती भी है तो आसानी से नहीं गिरती। जैसे यहां गिरी है, गिरते ही क्या हुआ? बहुत लोगों ने बोला अरे इतने टाइम बाद गिरी है, हम तो बाहर ही बैठे रह गए। तो वो इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके मार्केट को कहां ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। चेक नेक्स्ट 50 पी रेशियो, इट इज लो। या मतलब इट इज लो इन द सेंस कितनी लो चल रही है नेक्स्ट 50 की? हियर इट इज नेक्स्ट 50 गेट डेटा, तो 22.90। या मतलब आज पहले हम बोलते थे नेक्स्ट 50 में मत डालो, सिर्फ किस में डालो? निफ्टी 50 में डालो। आज हम बोलने लग गए हैं 80% निफ्टी, 20% नेक्स्ट 50। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि नेक्स्ट 50 की पी रेशियो निफ्टी की पी रेशियो से क्या आ गई है? थोड़ी कम आ गई है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, पहला मेरा जो काम है आज वो ये था कि आपको कोई एनालिसिस पैरालिसिस ना हो। मतलब जो भी आपने कोर्स में सीखा उसके बाद आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो नहीं होना चाहिए। बाद में अगले 3 क्लासेस में तो मैं और डिटेल में जाने वाला हूं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मैंने ये बताया कि आज हमें क्या करना चाहिए, चाहे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, चाहे इंपॉर्टेंट गोल की सिप के लिए, चाहे जो गोल 5 साल के अंदर आने हैं उसके लिए, ये सबको क्लियर है। आप में से किसको अभी भी कोई एनालिसिस पैरालिसिस है? या तो बेचने का एनालिसिस पैरालिसिस या खरीदने का। मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसके अलावा ऐसा कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में चल रही है जिसके वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एक बार मेरे को आप अभी चैट बॉक्स पे शेयर करिए। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, और सिर्फ वही लोग करिए क्योंकि बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहता हूं जितने भी लोगों ने आज ये सेशन किया और कोर्स किया, इसके बाद इंप्लीमेंट करते हुए आपको क्या कोई एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है, क्या आप फंस रहे हैं, क्या आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो वो मेरे को पहले बताइए। नहीं, व्हेन टू सेल सेक्टर्स ये बात की बात है। अच्छा, यस, शिवानी मैम का अच्छा क्वेश्चन है तो वो मैं करने वाला हूं। परफेक्ट। तो पहले शिवानी मैम का क्वेश्चन है कि यस कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? क्योंकि उनका गोल कितने साल बाद है? 7 साल बाद है। तो 7 साल बाद सबसे पहले शिवानी मैम का क्वेश्चन क्या, उनको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए? 7 साल बाद है तो बताइए। आप सब लोग हेल्प करेंगे। शिवानी मैम ने जो क्वेश्चन पूछा है, मैम ने बोला है 7 साल बाद का गोल है, तो क्या मेरे को एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा है कि मैं क्या करूं? तो बताइए आप लोग कैसे उसको एड्रेस करेंगे? सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे। सबसे पहले मैम को क्या पूछना चाहिए? फॉर व्हाट? इंपॉर्टेंट गोल है क्या? अज्यूम कर लेते हैं इंपॉर्टेंट गोल है, तो क्या ये इंपॉर्टेंट गोल है? तो हमने बोला हाँ। अगर इंपॉर्टेंट गोल है तो क्या करना चाहिए? हमने बोला ऐसा करते हैं, जितना भी आपका गोल है, समझिए आपको 20 लाख रुपए चाहिए, उसमें से 10 लाख रुपए किससे अचीव करिए? डेट से अचीव करिए। और बाकी 10 लाख रुपए किससे अचीव करिए? इक्विटी से अचीव करिए। तो इक्विटी में 10 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए उतने की क्या चालू कर दीजिए? एसआईपी चालू कर दीजिए। और जो 10 लाख रुपए डेट में है उसके लिए चाहे वन टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए या महीने के महीने सेव कर करके डेट में भी 10 लाख इकट्ठा कर लीजिए। तो शिवानी मैम, हमने बोला कि अगर बीच में कहीं है तो 50% विल बी अचीव्ड बाय यूजिंग डेट एंड 50% विल बी अचीव्ड बाय यूजिंग इक्विटी, राइट। तो ये हमने किया कि कोई हमको एनालिसिस पैरालिसिस ना हो। अच्छा, अब क्या करते हैं, एक और चीज बहुत ध्यान से करते हैं। अगर समझिए आज मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हैं आज, तो आज मुझे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए वो मेरे को बताइए। मैं क्वेश्चन लूंगा, अब रुक जाइए, थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, थोड़े टाइम के लिए क्वेश्चन रोक दीजिए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
तो मुझे आज कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई आप में से बताएगा? Pankaj sir, if P ratio goes below Nifty, yes, you can go 100% in next 50, absolutely. Important goals के लिए नहीं, important goals के लिए नहीं, because important goals के लिए next 50 नहीं, ज्यादातर क्या यूज करना चाहिए, निफ्टी यूज करना चाहिए। अच्छा, आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या करूं? नहीं, ये STP वाला तो ठीक है, लेकिन कोर्स के हिसाब से आपको कुछ पूछना चाहिए। सबसे पहले फॉर व्हाट बोला, तो वेल्थ मैक्सिमेशन। वेल्थ मैक्सिमेशन हमने बोला कैसे करना चाहिए, हमने बोला या तो पी और EGR लो चल रही हो, या तो प्राइस अर्निंग और अर्निंग ग्रोथ रेट क्या चल रही हो, लो चल रही हो, तो इन्वेस्ट कर देंगे। वो तो आज चल नहीं रहा, P24 चल रही है, अर्निंग भी अच्छी खासी चल रही है। अच्छा, क्या अर्निंग ग्रोथ रेट आजकल हाई चल रही है? क्या अर्निंग ग्रोथ रेट आजकल हाई चल रही है, वो अभी बात करते हैं। तो पी और EGR दोनों लो तो चल नहीं रहे, फिर हम कब बाय करेंगे? तो मुझे चार्ट देख के बताइए, ये रहा हमारे सामने निफ्टी का चार्ट। मुझे बताइए डाउ थ्योरी के हिसाब से मुझे कब बाय करना चाहिए? डाउ थ्योरी के हिसाब से मुझे कब बाय करना चाहिए? बहुत सिंपल है, ये हमारा रीसेंट टॉप, इस रीसेंट टॉप के ऊपर जाए तो फिर क्या देखेंगे, पी चेक करेंगे, उसके हिसाब से बाय कर लेंगे। अब मुझे बताइए, अभी अगर 2 दिन बाद प्राइस इस लेवल से ऊपर चले जाता है, प्राइस इस लेवल से ऊपर चले जाता है, तो मुझे बताइए क्या हमको बाय कर लेना चाहिए फॉर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? अभी नेक्स्ट 3-4 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में प्राइस जो है वो इस रीसेंट टॉप से कहां चले जाता है, ऊपर, मतलब 18,000 से ऊपर चले जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फिर क्या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आंख बंद करके बाय कर लेना चाहिए या कुछ चेक करना चाहिए? क्या आंख बंद करके बाय करना चाहिए, कुछ चेक करना चाहिए? चेक पी कितनी होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया 24 के आसपास चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली 21 और 26 के बीच में होगी। अगर इन दोनों के कहीं बीच में है तो क्या करेंगे, 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने बोला पी रेशियो बीच में चल रही है। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आज ही 10 लाख में से 3 लाख रुपए डाल दीजिए और बाकी 7 लाख रुपए कहां रख दीजिए, डेट फंड में रख दीजिए, और वहां से ट्रांसफर करते रहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं इसको इजी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, अगर आज आपके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के, तो आपके पास 2 तरीके हैं बाय करने के। या तो व्हेन प्राइस गोज अबव द रीसेंट टॉप, अबव द रीसेंट टॉप जो 18,000 के आसपास का टॉप है, उसके ऊपर जाएगा तो कितना बाय कर लेंगे, 50% बाय कर लेंगे। 50% कहां रखेंगे, डेट में रखेंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये जो डेट में पैसा रखा, उसमें या तो हम उस डेट का पैसा तब इन्वेस्ट करें जब मार्केट नीचे आ जाए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि जो डेट में पैसा पड़ा है उधर से क्या चालू कर सकते हैं, STP, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। वो कितनी है, हर लाख रुपए पे 1500 रुपया महीना जाने दीजिए, ताकि अगर मार्केट नहीं गिरे या आपकी हिम्मत ना हो तो एटलीस्ट 1500 करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो हो जाए। अच्छा, दूसरा तरीका है कि आज हम वेट करते रहे कि रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो करेंगे, बट रीसेंट टॉप से ऊपर गया ही नहीं, तो अगर रीसेंट टॉप से ऊपर 7 साल नहीं गया, 4 साल नहीं गया, 5 साल नहीं गया, तो क्या करेंगे? तो हमने बोला फिर तो अच्छा है, हो सकता है ये ऐसे गिरते जाए और आपका एंट्री पॉइंट क्या होते जाए, और नीचे होते जाए। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कई लोगों के मन में क्या आ रहा है कि मार्केट जो है वो ये वाले लेवल पे चल रही है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो बाय करूंगा, हो सकता है जाए ही नहीं। तो आपने बोला कोई बात नहीं, हो सकता है फिर मार्केट ऐसे गिरते जाए। अगर गिरते जाए और इस पॉइंट पे आ जाए, तो मुझे बताइए ABCDEF, अगर मार्केट हम यहां पर हैं आज टुडे, ऊपर जाने के बजाय नीचे आ जाए और हम पॉइंट नंबर G पे आ जाएं, तो मुझे बताइए कब बाय करेंगे हम? एक बार मैं जानना चाहता हूं कब बाय करेंगे। जी पे क्या बोलेंगे? अगर मैं आपको जी पे पूछूं, यार वो जो उस दिन मीटिंग हुई थी ना 21 जनवरी 2020 में, उसके तो ऊपर गया ही नहीं, और अब मार्केट जी पे आ गई है, तो कब बाय करें? तो कब बाय करें? तो कब बाय करें? ACE कब बाय करें? नहीं, बाय कब करें, सेल नहीं, कब बाय करें? बाय करेंगे इफ प्राइस गोज अबव F। इससे ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो बाय नहीं करेंगे। तो ये हमारा रीसेंट टॉप हो जाएगा, क्योंकि मार्केट गिरते गई तो ये रीसेंट टॉप बार बार क्या होते रहेगा, चेंज,
और अब रीसेंट टॉप हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा एफ। इस रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आप लकी बैच हैं। आप लकी बैच क्यों हैं? देखिए, कई बार क्या होता है, जब सेशन चल रहा होता है तो यहां पर होते हैं हम, इस जगह पे, पॉइंट नंबर 1। तो हम बोलते हैं अब रीसेंट टॉप तो है नहीं, तो ऐसा करो 100 रुपए में से 30-40 रुपए आज ही डाल दो, पता लगे ये स्ट्रेट लाइन में ऊपर चल दे गया, आप बाय नहीं कर पाए। लेकिन आपका जब सेशन हो रहा है आज, तो आज हम यहां नहीं चल रहे, आज हम यहां चल रहे हैं, तो ये लकी बैच है, इनको चांस लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलेंगे ऊपर जाएगा तो ठीक, नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। गिरते गया तो खुशी की बात है, और ऊपर चले गया तो कोई बात नहीं, हम अपने अपनी गलती से सुधार लेंगे, और बीच में ही जब रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मेरा ये एजम्पशन है कि आज हमको ये क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी हमें एनालिसिस पैरालिसिस हो रहा था उसको खत्म करके डिसीजन लेके आज हमको एसआईपी चालू करनी है, राइट। और जिनके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है वो रुक जाइए और देखते हैं रीसेंट टॉप के ऊपर जाता है या नहीं जाता है। गया तो कर लेंगे, नहीं गया तो लकी हो जाएंगे और मार्केट गिरते जाएगी। अच्छा, जिनके पास लमसम है वो आज नहीं करेंगे, लेकिन जो लमसम इन्वेस्ट कर चुके हैं वो कब करेंगे? वो कब करेंगे जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे जाएगा, मतलब 16,985 के नीचे जाएगा, तब वो पी रेशो देख के डिसाइड करेंगे कि सेल करना है कि नहीं करना है। अच्छा, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट चीज। आज अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो इससे आपने क्या सीखा? आप तो यही बोलेंगे कि ये है रीसेंट टॉप, इसके ऊपर गया नहीं, क्योंकि गया नहीं 18,100 या 300 के ऊपर, तो मैं सेल नहीं करूंगा। वैसे तो ये ठीक आइडिया है, बट इस आइडिया का डर क्या लगता है मुझे बताइए। इस आइडिया में प्रॉब्लम क्या है? इस आइडिया में प्रॉब्लम क्या है? इस आइडिया में प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस आइडिया? इस आइडिया में प्रॉब्लम क्या है कि नीचे गिरेगी तो कर लेंगे। मेरे को प्रॉब्लम यह है कि पता लगे वो ऊपर गई और फिर आपकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही ऊपर गई तो पता लगा यूपी के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, फिर आपने बोला नहीं नहीं थोड़ा रुक जाते हैं, देख ही लेते हैं। तो यहां गड़बड़ लगती है कि आप वेट ही करते रह जाएंगे। तो जिन लोगों को यह डर लगता है कि वो उस टेम्परामेंट के हैं कि वेट ही करते रह जाएंगे, वो क्या करिए, आज 10 लाख रुपए डेट में पार्क करिए और वहां से हर लाख पे 1,500 रुपए पर मंथ पर लाख ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दीजिए। 10 लाख पे कितना करेंगे? 15,000 रुपए। तो हर महीने 15,000 करके 7 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप ये बैठे रह गए, ऊपर जाएगा तो करेंगे और जब जाता है तो हिम्मत नहीं होगी, तो 3 साल बाद मिलेंगे, फिर 3 साल बाद वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आप में से कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? ऊपर जाएगा तो करेंगे, लेकिन जब ऊपर जाता है तो लगता है अब तो गिरने वाली है, तो नहीं करते। तो एक बार लिख दीजिए आप में से कितने लोगों की प्रॉब्लम है। मैं देखना चाहता हूं इस बैच, क्योंकि ये सीरियस प्रॉब्लम है कि हमेशा बोलते हैं ऊपर जाएगा तो करेंगे, जाता है तो फिर कर नहीं पाते। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिनको ये प्रॉब्लम है वो सीधा क्या करें, 10 लाख रुपए को डेट में रखें और डेट से क्या करते रहिए, ट्रांसफर करते रहिए। एटलीस्ट 15,000 जाने दीजिए। अगर हिम्मत नहीं हुई तो कोई बात नहीं, 7 साल में क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अगर गलती से बीच में मार्केट गिर गई तो उसका फायदा उठा लेंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज जिसपे मैं एंड करूंगा आज की क्लास में, एक लास्ट चीज। तो 25 लाख रितेश सर ने लिखा है माय प्रॉब्लम 25 लाख, तो वो क्या करें, आज मेरा एडवाइस है 25 लाख को रखें और वहां से क्या चालू कर दें, एक एसटीपी 40,000 रुपया महीना जाने दीजिए, 37,500 जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। और क्या ध्यान रखेंगे अब आगे बता रहा हूं। अच्छा, हमको जब हम मार्केट में कुछ खरीदते हैं तो हमको कभी ना कभी सेल करने का मौका भी मिलेगा। हम बाय करते हैं तो हमको कभी ना कभी सेल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, इवन तो बहुत लॉजिकल है। आप में से कई लोग बोलेंगे तो समझ पड़ ही रहा है, पता ही था, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से सुनिए, इससे आपका सोचने का तरीका और इन्वेस्टमेंट करने का तरीका चेंज हो सकता है। जब भी हम बाय करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, कभी ना कभी सेल करने का मौका मिलेगा। तो हम जब सेल करेंगे तो सोच के तो ये आते हैं कि कब सेल करेंगे, जब पी रेशो 32 पे होगी, मार्केट कैप बाय जीडीपी 1.5 चल रही होगी, प्राइस बाय बुक वैल्यू ज्यादा चल रहा होगा। तो सोच के तो यही आते हैं कि पीक पे सेल करेंगे। लेकिन
क्या हमको ये सोच के कैलकुलेट करना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि पीक पे सेल करूंगा, हमेशा सोचता हूं कि मैं सेल एवरेज पे ही कर पाऊंगा, क्योंकि मार्केट हमेशा लंबे समय में कभी ना कभी रिवर्जन टू मीन पे आएगी। रिवर्जन टू मीन का मतलब क्या होता है? तो मैं दो चीजें बताने वाला हूं, 10 मिनट रुक जाइए मेरे साथ, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। एक ये वाला, और दूसरा प्राइस बाय बुक वैल्यू के बारे में भी बात करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली किसी सेशन में हमने कर ली होगी तो छोड़ दूंगा। रिवर्जन टू मीन मतलब मार्केट कभी ऊपर होगी तो वापस नीचे आ जाएगी, नीचे होगी तो ऊपर आ जाएगी। तो क्या सोच के करना चाहिए कि सेल हमेशा हम एवरेज पे ही करेंगे। तो बताइए, एवरेज पे ही सेल करने का मतलब क्या है? कौन सी पी रेशो पे सेल करेंगे? एवरेज पी रेशो पे सेल करेंगे। तो कौन से पी रेशो पे सेल करेंगे? एवरेज का मतलब क्या? एवरेज का मतलब क्या? विनीत सर, आपको 19 अक्टूबर 2021, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली हमारी मीटिंग्स में इस टाइम पे करीब 100 1-to-1 मीटिंग्स का वेट लिस्ट चल रहा है, बट आई थिंक विद इन अ मंथ आपके पास या विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स आपके पास ये आ जाएगा। नहीं, एवरेज पी का मतलब क्या है? 24, क्योंकि मैंने बोला 16 ऑन द लोअर साइड, 32 ऑन द हायर साइड। तो 16 प्लस 32 कितना हो गया? 48 डिवाइडेड बाय 2, 24। तो क्या मान के चलते हैं, लंबे समय में हम जितना भी बाय कर रहे हैं निफ्टी, वो कौन सी पी रेशो पे सेल करेंगे? 24 पे सेल करेंगे। अब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मैं 24 की पी रेशो पे बाय करता हूं और 24 की पी रेशो पे सेल करता हूं, तो मेरा स्टॉक मार्केट में गेन कितना होगा? मैंने बोला ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं हम, मान के चलिए 30 पे बेच पाए तो बहुत अच्छा, 32 पे बेच पाए तो बहुत अच्छा, लेकिन हमेशा कैलकुलेशन करते हुए ये सोचिए कि 24 पे ही सेल करेंगे, 24 पे ही सेल करेंगे। तो अगर 24 पे सेल करेंगे और हमने बाय भी 24 पे किया है, तो हमारा एवरेज रिटर्न कितना होगा? क्योंकि मैं अलग अलग टाइम पे निफ्टी बाय करता हूं, कभी 17 की पी रेशो बाय करता हूं, कभी 23 की पी रेशो पे बाय करता हूं, कभी 28 की पी रेशो पे भी बाय करता हूं। मान लेते हैं मेरा एवरेज एक्यूमुलेशन 24 पे हुआ और मैंने सेल भी 24 पे ही किया, तो मेरा गेन कितना होगा? गेन इन अर्निंग्स। अर्निंग्स का गेन कितना हो, एक बार कोई नंबर लिख सकता है? लंबे समय में अगर जीडीपी 15% से बढ़ती है तो शायद स्टॉक मार्केट की अर्निंग भी 14-15% से बढ़ जाएगी। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपको अर्निंग से ज्यादा मतलब 15% से ज्यादा कमाना है, तो आप क्या करेंगे? 15% ज्यादा कमाना है तो या तो आप बोलेंगे सेल हाई पे करो। तो मैंने बोला नहीं 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 सर, सेल तो यही अज्यूम करिए कि सेल तो हम 24 पे ही कर पाएंगे। तो मुझे बताइए, अगर मैं सेल 24 पे ही कर पाऊंगा और मैं चाहता हूं मेरा रिटर्न 15% से ज्यादा हो, मेरा रिटर्न 15% से ज्यादा हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा एवरेज एक्यूमुलेशन 24 के नीचे हो। अगर मैं 20 पे एक्यूमुलेट कर लूं और 24 पे बेच दूं, तो क्या होगा? कुछ तो ग्रोथ मेरे को, प्राइस इज इक्वल टू अर्निंग इनटू पी रेशियो में कुछ फायदा किसकी वजह से होगा? अर्निंग बढ़ने की वजह से। और कुछ फायदा किसकी वजह से होगा? पी बढ़ने की वजह से। इसका मतलब अगर मैंने अपना एवरेज एक्यूमुलेशन 20 के नीचे कर दिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसी तरीके से मार्केट कैप बाय जीडीपी पे समझते हैं। मार्केट कैप बाय जीडीपी पे हम कितने पे सेल कर पाएंगे, अगर बता सकते हैं? एवरेज, अगर एवरेज मार्केट कैप बाय जीडीपी सेल करें तो कितने पे सेल कर पाएंगे? कोई बताना चाहेगा आप में से? अगर एवरेज मार्केट कैप बाय जीडीपी पे सेल करना है, तो मार्केट कैप बाय जीडीपी पे सेल करना है तो कितने पे सेल करेंगे? कोई बताना चाहेगा? 1 पे सेल करेंगे एकदम। अगर मैं 1 पे ही बाय करूंगा और 1 पे ही सेल करूंगा तो क्या होगा? ग्रोथ कितनी होगी? जो जीडीपी की ग्रोथ है वही मेरी ग्रोथ होगी, जो भी, क्योंकि अगर मैंने जीडीपी 3 मार्केट कैप 3, जीडीपी 6 मार्केट कैप 6, तो मेरी उतनी ही ग्रोथ होगी जितनी जीडीपी की ग्रोथ होगी। तो जीडीपी की ग्रोथ से अगर मुझे ज्यादा कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मुझे यह करना पड़ेगा कि मेरा एवरेज एक्यूमुलेशन जो है वो किसके नीचे हो? 1 के नीचे हो। 1 के नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? 1 के नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? मेरा रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। अब 1 के नीचे कैसे बाय करें, या 24 के नीचे पी रेशो के टर्म्स में कैसे बाय करें? एक तरीका तो क्या है, आप वेट ही करते रहिए कि जब 18, 19, 20 आएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, या जब मार्केट कैप बाय जीडीपी 0.5, 0.6, 0.7 आएगा तब बाय करेंगे। बताइए इस तरीके में फ्लॉ क्या है? अगर मैं बोलूं नीचे बाय करना है
तो नीचे बाय करने के लिए क्या करते हैं, वेट ही करते हैं कि भाई आने देते हैं, 1 क्या है तो अब 1 नहीं बाय करते, अभी 1 पे 0.8 पे ही बाय करेंगे, या पी रेशो 20 पे ही बाय करेंगे, 19 पे ही बाय करेंगे, 18 पे ही बाय करेंगे। तो क्या करते रहेंगे, वेट ही करते रहेंगे जैसे सबने लिखा। तो हमने बोला हाँ ये तो है, लेकिन वेट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, पता लगे 7 साल लग जाएंगे। तो हमने बोला वेट तो नहीं करना है सर, चालू आज ही करना है। चालू कैसे करना है आज, वो मैंने आपको बताया कि भाई 10 लाख रुपए अगर हैं तो 1500 रुपए पर मंथ पर लाख के हिसाब से चालू करिए। मतलब यहाँ पे 15,000 रुपए एसआईपी चालू कर दीजिए। कितने पे, 24 की पी रेशियो पे। अब बस ध्यान रखिए आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी पी रेशियो लेस देन 21 आए, तो अगर आप 10 लाख में से 1500 रुपए पर मंथ पर लाख निकाल रहे थे, 15,000 निकाल रहे थे 10 लाख पे, तो 21 के नीचे क्या कर देंगे, डबल एसटीपी कर देंगे। मतलब जो 15,000 जा रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, 15,000 रुपए और डाल देंगे, ताकि 24 पे अगर आपने 15,000 डाले हैं तो 21 पे आप 30,000 डाल देंगे, तो आपका एवरेज पी नीचे आ जाएगा। अगर आप ये करते रहेंगे हमेशा कि हर महीने सेम ही अमाउंट डालते रहो, तो आपने 24 पे भी डाला, 28 पे भी डाला, 20 पे भी डाला, तो क्या होगा, 28 पे भी 15,000, 20 पे भी 15,000, 24 पे भी 15,000, तो एक एवरेज एक्यूमुलेशन 24 पे ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप एवरेज एक्यूमुलेशन 24 के नीचे ले जाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, जब भी पी रेशियो लेस देन 21 जाए, कहीं पेपर में दिमाग में हर जगह लिख के रख लीजिए, हर 3 मंथ्स में क्या चेक करने वाले हैं, पी रेशियो। हर 3 महीने में एक बार बैठेंगे, एज अ फैमिली इवेंट बना दीजिए, हर महीने एसआईपी जा रही है, 15,000 रुपए जा रही है। जैसे ही पी रेशियो लेस देन 21 हुई तो इसको 30,000 कर देंगे, डबल कर देंगे। जैसे ही पी रेशियो लेस देन 19 हुई तो इसको 45,000 कर देंगे। जैसे ही पी रेशियो लेस देन 17 हुई तो जितना भी पैसा बचा होगा 10 लाख में वो क्या कर देंगे, वन टाइम पे जान लगा देंगे। अच्छा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, ये सबको फॉलो करनी है। सब क्या करते हैं, एसआईपी करते जा रहे हैं, एसआईपी करते जा रहे हैं, एसआईपी करते जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं करिए, लेकिन 19 के नीचे डबल करनी ही है जो 10 लाख से ट्रांसफर कर रहे हैं। या तो आप पी रेशो से कर सकते हैं, या यही एक्सरसाइज आप मार्केट कैप बाय जीडीपी से कर सकते हैं। कैसे, नॉर्मल 15,000 आप ट्रांसफर कर रहे हैं, 10 लाख में से 15,000, 1500 1500 1500 पर लाख पे। अगर 0.9 के नीचे चले जाए मार्केट कैप बाय जीडीपी तो क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 0.75 के नीचे चले जाए तो क्या करेंगे, ट्रिपल कर देंगे। 0.55 के नीचे चले जाए तो जितना भी पैसा बचा होगा उस 10 लाख में सब निकाल के वन टाइम इन्वेस्ट कर देंगे। हितेश सर का क्वेश्चन है हाउ टू बाय निफ्टी। तो हितेश सर, मेरा आपको प्राइवेट मैसेज है गलती से, तो मेरा आपको असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो क्या करेंगे, हाउ टू बाय निफ्टी आप देख के आएंगे, क्योंकि कोर्स में हमने सिखाया हुआ है। अच्छा, वेरी क्विकली क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं। मैं एक आपका कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या कर रहा हूं, एक UTIMF.com पे मैंने एक SIP चालू करी। आप में से किसी को, आपकी क्लास में मैंने किसी को दिखाई है कि UTIMF.com पे हमारी एक SIP चल रही है? तो जनरली क्या प्रॉब्लम होती है, सब लोग बोलते हैं वरुण जो है बार बार सबको बोलता है निफ्टी खरीद लो, निफ्टी खरीद लो, लेकिन खुद खरीदता है क्या? क्योंकि बाकी सारी कंपनीज बोलते हैं, वरुण आपको बोलता है निफ्टी खरीद लो, खुद तो निफ्टी खरीदता नहीं है। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि उसको लगता है वो तो ग्रेट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, उसको लगता है वो तो ग्रेट सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा, तो जनरली वो आपको मैं निफ्टी में नहीं मिलूंगा। लेकिन क्या हुआ कि इतना लोगों ने बोलना चालू किया कि सबने बोला वरुण ही निफ्टी में नहीं करता तो वो आपको क्यों बोलता है। इसलिए मैंने क्या किया, UTIMF.com में एक SIP चालू करी, और बड़े अमाउंट की चालू करी, ताकि मैं दिखाना चाहता था कि उसमें एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लिया। बड़ा अमाउंट मतलब अगर मैं 5-10 लाख रुपए दिखाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, 1-1.5-2 करोड़ दिखाऊंगा तो शायद आपको थोड़ी सीरियसनेस क्रिएट होगी, ज्यादा दिखाऊंगा तो मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करता हूं, UTIMF.com पे लॉग इन कर रहा हूं और दिखा रहा हूं कि हमने क्या किया, एक SIP बनाई जिसमें बड़ा अमाउंट डाला, लास्ट 4-5 साल से चल रही है, क्योंकि मैं प्रूव करना चाहता था कि सिर्फ निफ्टी की SIP लेके भी आप क्या पोर्टफोलियो में चेंजेस ला सकते हैं, और वो पोर्टफोलियो का साइज हमने थोड़ा बड़ा कर दिया। अब तो ये देखते हैं, मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूं और यहां पर हम OTP डाल के लॉगिन करेंगे, और
या लास्ट संडे क्लास में की होगी। आजकल हम अवेयरनेस प्रोग्राम में वो करते हैं। तो 250 हियर इट इज, यहां पे लॉगिन करा हमने, और लॉगिन करके जब ये पेज खुलेगा तो क्या दिखेगा आपको? इसके अंदर कुछ नहीं है। वरुण ने भी क्या लिया हुआ है? सिर्फ निफ्टी लिया हुआ है। कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1.82 करोड़ पड़ा हुआ है। 1.82 करोड़ पड़ा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये, जैसे कुछ 73,000 खरीदा था, वो आज 5,40,000 का हो गया है। कुछ 2 लाख का खरीदा था, वो आज 6 लाख का हो गया है। बहुत पहले खरीदा होगा। लेकिन मेन तो यहाँ एसआईपी चालू हुई है, जो 1.22 का 1.7 करोड़ हो गया है। तो व्यू फोलियो करते हैं, और व्यू फोलियो करके सीएजीआर देखते हैं कि भाई इस पैसे का निफ्टी का रिटर्न चल कितना आ रहा है वरुण का। ये जो 1.7 करोड़ हैं, उसमें 6 लाख रुपए पड़े हैं कोई ईएलएसएस फंड में। टैक्स बचाने के लिए मैंने पहले कभी किया होगा, 3 लाख डाले थे, वो 6 लाख हो गए। अधिकतर बाकी पैसा कहां पड़ा है? यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में। कितना बन चुका है? 1.64 करोड़। इंपॉर्टेंट क्या है? सीएजीआर कितना चल रहा है? 19.58%। बस हमने बस एसआईपी की है, और ये एसआईपी करते 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 19.58%, और 19.58 को अगर 21% करना है, 19.58 को अगर 21% करना है, तो आज से आप क्या करने वाले हैं? एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बता दीजिए, आज से क्या करने वाले हैं हम? इस परसेंट को, 19.58 को 21 करना है हमें लंबे समय में। तो क्या करने वाले हैं? ये रूल फॉलो करेंगे। लेस देन 0.9 डबल, लेस देन 0.75 ट्रिपल। अगर आप ये कर सकते हैं तो आप एसआईपी करके नीचे ज्यादा बाय करके, तो पी रेशियो या मार्केट कैप बाय जीडीपी चेक करके यू कैन स्टार्ट डूइंग बेटर देन दिस। परफेक्ट। तो आज की क्लास में हमने कुछ सीखा नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूं। आज की क्लास में हमने बस क्या किया भाई, जो भी सीखा है उसके हिसाब से एनालिसिस पैरालिसिस ना हो, इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं। अगले फ्राइडे से आने पहले क्या क्या असाइनमेंट करना है, कहीं नोट करिए। पहला असाइनमेंट आपका ये है, अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट गोल्स की एसआईपी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, और एसआईपी स्टार्ट करनी है। जिसको स्टार्ट नहीं हो पा रही, वो हमारी टीम से कांटेक्ट करेगा, बताएगा कि क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहा, क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप हमारी टीम के टच में भी आ सकते हैं, वरना वो मेरे को बताएंगे, मैं करूंगा। S&P 500 शुड वी इन्वेस्ट? नो। ये क्वेश्चंस पूछने की हम आपको जगह देंगे। नेक्स्ट 2 सेशंस आपको क्वेश्चन पूछने के लिए फॉर्म मिलेगा, तो आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वी आर गोइंग टू बी हियर फॉर नेक्स्ट 3 मोर वीक्स, तो आपका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा, तो डोंट वरी। हाउ टू गेट इन टच, हिमेश सर का मैसेज है। तो सर आप जो भी ग्रुप में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली अलग अलग एडमिन होंगे, और जो एडमिन होंगे उसमें एक सुजान है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। बट व्हाट्सएप करिएगा, और याद रखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया सुजान को कांटेक्ट कर सकते हैं। सुजान के पास एक साथ 40 मैसेज आने वाले हैं, तो किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पाएगा। ड्यूरिंग द वीक अलग अलग करके आप रिप्लाई, उसको क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुजान को व्हाट्सएप ग्रुप पे। टीम, एक बार मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, सुजान का नंबर अगर हम कहीं डाल सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, रुपेंद्र का नंबर भी डाल सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप रुपेंद्र को कांटेक्ट करिए। टीम, स्टिकी मैसेज पे लिख दीजिए रुपेंद्र टेक्निकल के लिए, सुजान नॉर्मल क्वेश्चंस के लिए। स्टिकी मैसेज पे ऊपर नाम दोनों डाल दीजिए। वी अंडरस्टैंड, सुजान अगर रिप्लाई नहीं कर रहा तो कई बार वो हो जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो मैं अपना नंबर भी दे रहा हूं। बहुत डर लगता है मुझे अपना नंबर देते हुए, जैसे मैं दूंगा इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मैं भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बट हियर इट इज, मैं अपना नंबर भी लिख रहा हूं। अगर आप वहां पे कोई रिप्लाई आपको नहीं मिल रहा तो मेरे को करिए, ये मेरा नंबर है। और आगे नंबर प्लीज शेयर मत करिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आएंगे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप मेरे नंबर पे करेंगे। मेरे नंबर पे करते हो बस ये ध्यान रखिए, अगर मैंने एक बार उसका मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, उसी मैसेज को वापस फॉरवर्ड कर दीजिए आगे, ताकि वो नंबर वापस ऊपर आ जाए तो मैं वापस पढ़ लूंगा। अगर कई बार क्या होता है, आपने मैसेज किया और एक साथ 50 मैसेज आ गए तो आपका मैसेज नीचे चले गया, तो बस एक ऊपर रिमाइंडर डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन था। राइट। ये रिकॉर्डिंग आपको कब मिल जाएगी? आई थिंक नेक्स्ट वीक के ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आ जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग जो आज आपने देखी उसको कैसे देखना है। अच्छा, तो मैं असाइनमेंट दे रहा था, सॉरी मैं अपना नंबर वापस लिख देता हूं।
पहला असाइनमेंट है सिप के इंपॉर्टेंट गोल, दूसरा है डाउ थ्योरी का सेक्शन जो है कोर्स में करके आइएगा, और तीसरा इंडिविजुअल स्टॉक्स वाला सेक्शन भी क्लास में करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स का सेक्शन जहां पे हम रेशियोज की बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, फ्री कैश फ्लो क्या है, ये सब चीजें आपको अगली क्लास से पहले पता हो तो बेटर है। तो ये सब लोग मेरे को प्रॉमिस कर सकते हैं, चाहे फटाफट देखिए, ज्यादा समझ नहीं पड़ रहा कोई बात नहीं, एटलीस्ट इंडिविजुअल स्टॉक की पूरी क्लास देख लीजिए बस, क्योंकि मुझे क्या करना है उस टाइम जब मैं समझाऊंगा तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू, मैं प्राइस बाय बुक वैल्यू नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आई वी हैव टेकन मोर टाइम देन अलॉटेड, मैं करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स भी आपको पूछने की जगह मिलेगी, तो हम अगले 4 हफ्ते के लिए मिलते रहेंगे, तो डोंट वरी। मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगली क्लास से पहले अगर मुझे आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स अच्छे से समझाना है तो सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इंडिविजुअल स्टॉक्स का सेक्शन चाहे फटाफट 4, 5, 6, 7, 8 घंटे का होगा, एक एक घंटे फटाफट देख लीजिए चलेगा, लेकिन देख के जरूर आना है। तो इफ यू कैन डू दैट देन आई कैन प्रॉमिस कि आई कैन मेक इंडिविजुअल स्टॉक्स इजियर, बट अगर आप वो देख के नहीं आएंगे तो फिर से प्रॉब्लम होगी। तो लेट अस डू दैट एंड मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे, और हम वी विल एक्सप्लेन डीसीएफ, संचारी सर का जो है मैं डीसीएफ बहुत आसान कर दूंगा, इट विल बी एक्सट्रीमली इजी, ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। बट नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तो आई होप इट विल बी ऑन फ्राइडे सर, सैटरडे तो नहीं होगा, फ्राइडे होगा, बट अगर कोई मिस कर सकता है तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड हो जाएगा और आपको वो मिल जाएगा। परफेक्ट। अगर आपका कोर्स फ्रीज हो गया है तो रुपेंद्र का ऊपर लिखा है टेक्निकल इश्यूज के लिए, रुपेंद्र को कॉल कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, ऑल राइट, सो लेट्स मीट ऑन फ्राइडे विद अ प्रॉमिस कि इंडिविजुअल स्टॉक वाला सेक्शन हम करके आ रहे हैं, और डाउ थ्योरी भी अगर टाइम मिल जाए तो वो भी कर लीजिएगा। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू साजिद सर, आई कैन रीड योर मैसेजेस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। जरूर मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉफी कैन को मैं समझाऊंगा, जिसमें एशियन पेंट्स है तो मैं वो समझाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, कॉफी कैन एंड ऑल, थैंक यू नीलेश सर, थैंक यू सो मच। जो कॉफी कैन, तो ये आपको अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक मिलेगा जहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप क्वेश्चन आएंगे, मैं कुछ भी आगे समझाने से पहले 10-15 क्वेश्चन पहले लूंगा, फिर अपना टॉपिक समझाऊंगा, लास्ट में फिर क्वेश्चंस लेंगे। परफेक्ट, सो ऑल राइट, सो लेट अस मीट ऑन। विनीत सर, आपका मैं क्वेश्चन बार बार देख पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो बार बार नीचे चले जाता है, बट डोंट वरी, जैसे मैंने बोला क्वेश्चन पूछने का आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें आप क्वेश्चन पूछिएगा। तो वैभव सर, अभी मैंने क्वेश्चन किसी के भी नहीं लिए, वैभव सर ने लिखा है कि मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, लेकिन डोंट वरी, मैंने किसी के भी क्वेश्चन नहीं लिए, आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आप क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए चैट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, कभी आंसर नहीं हो पाएगा क्योंकि दूसरे मैसेज आते रहेंगे, लेकिन एक लिंक मिलेगा, फिर मेरे पास वो क्वेश्चन डॉक फॉर्म में वर्ड फाइल में आ जाएंगे, वर्ड फाइल में, और मैं उनको पढ़ के आंसर करूंगा। परफेक्ट, ऑल राइट, सो लेट अस, जो भी टेक्निकल इशू है, चक्रवर्ती सर आप ऊपर नंबर दिया हुआ है रुपेंद्र का, तो रुपेंद्र को कॉल कर सकते हैं आप अगर टेक्निकल इश्यूज हैं तो, in terms of all those things. Perfect. So all right, so we'll meet next Friday 6:30 same time again, and hope you have a nice weekend with your family. Bye bye, take care, good night.